आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे ओके, तो आप पहले जो क्लास है हम लोग का देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। जो स्लाइड देख रहे हो पहले मैंने लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? ओके, तो नॉर्मली जब एक ग्रीक वर्ड है एनवायरन, दैट मीन्स सराउंडिंग। हम लोग के चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो हम लोग का सराउंडिंग जो है। कुछ साउंड आ रहे रोड पे, कोई है क्या रोड पे? थोड़ा साउंड ऑफ करोगे अपना माइक? थोड़ा साउंड रोड पे जो है साउंड थोड़ा ऑफ कर दो, ठीक है? तो बाकी दूसरे भी सुन सके, आराम से थोड़ा सुन सकेंगे। तो सराउंडिंग मतलब मैं अगर घर पे हूँ Chandan, तो can घर you के please turn off your mic? Chandan, please can you turn off your mic? ओके नाउ कैन ओके साउंड ऑफ आई थिंक आई कैन ऑल ऑफ द साउंड इज ऑफ। ओके, तो शैल स्टार्ट अगेन? ऑल ऑफ यू हियर Yes, मी? sir. Yes, sir. ओके, तो अभी जैसे बात करें कि सराउंडिंग, मैं अभी रूम पे बैठा हूँ या कोई क्लासरूम पे बैठा हूँ, तो जहां पे आप लोग बैठे हो चारों तरफ आंख घुमा देना, वो है तुम लोग का सराउंडिंग, वो है तुम लोग का एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट देख रहे हैं कि मतलब हम जब एग्जैक्टली देखते हैं कि हम लोग के सराउंडिंग में क्या क्या है। घर में है तो हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, किचन बोलते हैं। तो वहां पे क्या देखोगे? किचन रूम जाओगे तो यूटेंसिल्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, गैस है, सिलेंडर है, ये हो जाते हैं। जैसे ही तुम स्टडी रूम आओगे, बुक्स होंगे, मोबाइल्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, या तुम लोग का कपबोर्ड में सारे जितने भी पुराने नोट्स होंगे, ये सारी चीज चेंजेस होते हैं। लाइक दैट जब तुम लोग टोटल आउट बाहर आ जाते हो, पिकनिक घूमने जाते हो, तो वहां पे क्या देखते हो? जंगल है, फिर स्प्रिंग से तुम लोग का झरना है, पानी है। तो दैट मीन्स वो हो जाता है एनवायरमेंट। तो लिटरली जब बोलते हैं ना कि हम लोग के एनवायरमेंट क्या है, चारों तरफ जो है उसमें लाइफ हो या नहीं हो, दोनों मिलके हम लोग का एनवायरमेंट बनाते हैं, जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जैसे बताया मैंने कि किचन में, जब मैं किचन में जाऊंगा खाना खाऊंगा या मम्मी को बोलूंगा थोड़ा खाना दो, या मम्मी खाना बनाएगी। जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ पिकनिक मनाने, तो वहां पे एंजॉय करता हूँ, प्लांट को देखता हूँ, या कोई नदी में जाके डुबकी मारते हैं। तो ये इंटरेक्ट करते हैं। जब तक हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग का सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरेक्ट मतलब हम लोग उसके साथ यूज नहीं करेंगे, हम लोग को लाइफ में उसके एंट्री नहीं करेंगे, तो तब तक उसको एनवायरमेंट नहीं बोल सकते हैं, सराउंडिंग ओनली बोल सकते हैं। एनवायरमेंट एग्जैक्ट बोलने के लिए हम लोग का सराउंडिंग भी रहेगा और उनके साथ हम लोग का इंटरेक्शन, उसके वो बोलते हैं कि सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छे नहीं है, बदमाश है, या तो बोलते हैं कि सराउंडिंग अच्छा नहीं है, पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं लगता है। तो वही बोलते हैं कि हम लोग का सराउंडिंग या चारों तरफ जो है अगर ठीक ठाक रहेंगे तो उसको बोलेंगे एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, सराउंडिंग दैट मीन्स वर्किंग एनवायरमेंट। हम लोग जहाँ रहते हैं, काम करते हैं, वो हम लोग का होता है वर्किंग एनवायरमेंट। अभी कभी कभी बोलते हैं कंप्यूटर एनवायरमेंट। कंप्यूटर एनवायरमेंट दैट मीन्स की जो ऑफिस में वगैरह बैठते हैं ना, दिन 8 घंटा 10 घंटा, तो वो सुबह से जाते हैं रात को आते हैं, वो टोटली उनका जो है चार दीवार तरफ और उनके साथ कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर एनवायरमेंट। और एक यहाँ पे दिया हुआ मैंने कि होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स की टोटल वर्ल्ड और इसका फंक्शन, जो चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं उसका फंक्शन, दोनों मिलने से हम लोग का सराउंडिंग बोलते हैं और एनवायरमेंट है। वहां पे लास्ट में भी लिखा है देखो, फिजिकल और द एबायोटिक कंपोनेंट एंड द बायोटिक एंड द लिविंग कंपोनेंट। इसके बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट जो है हम लोग इकोलॉजी है और इकोसिस्टम है, उसमें देखेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक क्या है। ओनली हम लोग याद रखते हैं एबायोटिक मतलब जितने भी नॉन लिविंग है, जैसे मेरे स्टडी टेबल रूम में टेबल है, या तुम लोग का क्या बोलते हैं बुक्स है, पेन है, पेपर है, इनका लाइफ नहीं है, तो ये इन लोग का बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगर मैं बैठा हूँ स्टडी टेबल पे तो मैं हो जाता हूँ बायोटिक हो जाता हूँ, तो दैट मीन्स मेरे में लाइफ है। तो इसलिए एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों मिलके रहेंगे। जैसे सराउंडिंग में बोला कि एनवायरमेंट में हम लोग पिकनिक मना रहे थे, प्लांट पौधा है, पानी हम लोग का नॉन लिविंग हो जाएगा, पौधा हम लोग के या ट्रीज हो जाएंगे हम लोग का लिविंग। दोनों का इंटरेक्शन जब हम लोग करते हैं तब हो जाता है हम लोग का एनवायरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि एनवायरमेंट कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट में एक है कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जब एटमोस्फीयर दैट मीन्स ऊपर है, देखो हम लोग बोलते हैं ना ऊपर गगन नीले नीले गंगन, और बोलते हैं नीले नीले अंबर पे है ना गाना है ना, तो दैट मीन्स ऊपर है जो एटमोस्फियर, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस।
नीचे जब आते हैं तो देखते हैं कि पानी, हम लोग का टोटल वर्ल्ड जो है थर्ड फोर्थ पानी ही पानी है। हम लोग अगर मिट्टी भी खुदाई करेंगे तो पानी ही निकलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोस्फीयर जब वेपर बनता है तो एटमॉस्फेयर को पानी वेपर होके चला जाता है। जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है फिर वाटर साइकिल के थ्रू वो नीचे आ जाता है। एट दैट टाइम नीचे आके कहाँ गिरेंगे, तो लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, चलते हैं, घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सोते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, जिसके ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथिक दैट मीन्स होता है रॉक। रॉक का जितना भी एरिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे बताया कि वाटर साइकिल में पानी आके मिट्टी के ऊपर गिरेगा। अरे यार फिर से साउंड होने लगे। तो पानी जैसे ही मिट्टी के ऊपर गिरेंगे तो मिट्टी क्या करता है, पानी ऑब्जर्व कर लेता है और उसको ग्राउंड वाटर में जाके वो नीचे स्टोर कर लेता है। तो जब स्टोर करता है, इस रॉक जो होता है, लेयर होते हैं लिथोस्फीयर में, जो पत्थर भर भर के होते हैं, उसके थ्रू वो फिल्टरिंग होके जाके ग्राउंड वाटर में रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है तब वो स्प्रिंग हो या हम लोग जो खुदाई करते हैं या बोरवेल करते हैं उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट फ्रेश वाटर हम लोग को मिलता है। बट ये तीनों को ये तीनों को जब मिक्स होते हैं तब वहां पे एनिमल्स एंड प्लांट्स भर के ग्रो करते हैं। अभी देखो बारिश का सीजन है, पहले देखोगे समर सीजन गया जहाँ पे खाली पौधा मतलब पूरा प्लेन फील्ड था, सूखा था। अब पानी आने के बाद देखना तुम लोग ग्रासेस उगे होंगे, बड़े बड़े प्लांट की जगह पत्ते भी आगे होंगे। दैट मीन्स कि वाटर जब आता है मिट्टी में गिरते हैं तो न्यू लाइफ फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ही पत्ते ग्रो करने लगे उसमें देखे ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं। हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना, बारिश आने के सीजन के स्टार्ट जैसे ही पहली बारिश होती है लाल कलर के कीड़े निकलते हैं, उसको बोलते हैं साधव बहू। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही बारिश आया, पानी आया, मिट्टी के ऊपर गिरा, मिट्टी से पौधा निकला और पौधे निकलते ही कीड़े निकले। दैट मीन्स प्लांट भी हुए, एनिमल भी यूटिलाइज किए। बट इन तीनों में से एटमोस्फेयर में लाइफ नहीं है, हाइड्रोस्फीयर वाटर का कुछ लाइफ नहीं है, पत्थर का भी कुछ लाइफ नहीं है। बट जब तीनों मिलके आते हैं तब हम लोग को फॉर्मेशन होता है, प्लांट एंड एनिमल ग्रो करते हैं। जब प्लांट एंड एनिमल एक लेयर में रहते हैं, एक सतह में रहते हैं और ये तीनों को इंटरेक्ट करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसको, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर को डेली हम लोग इसको यूज करते हैं, तब जाके हम लोग का बायोस्फीयर फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि इकोस्फीयर। इकोस्फीयर दैट मीन्स कि वहां पे भर भर के प्लांट है, भर भर के एनिमल है और एक वहां पे कुछ पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है, नॉर्मल कंडीशन में है, नेचर जैसे डेवलप किया था वैसे ही कंडीशन होते हैं, उसको बोलते हैं इकोस्फीयर। नहीं तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बायोस्फीयर को ही हम लोग इकोस्फीयर बोलते हैं। अब आते हैं देखो राइट वाला जो फिगर है, एनवायरमेंट इट्स कंपोनेंट। जैसे बताया कि एनवायरमेंट तीन डिवाइड होते हैं, तीन ग्रुप में। एक है हम लोग का फिजिकल, एक है हम लोग का बायोलॉजिकल, एक होता है कल्चरल। फिजिकल दैट मीन्स जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल। तो नॉर्मली हम लोग मेडिसिन खाते हैं, वहां पे लिखा रहता है आज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो दैट मीन्स वहां पे डॉक्टर नहीं लिखा जाता, फिजिशियन। दैट मीन्स वो फिजिशियन जो करते हैं कि वो फिजिक्स को देखते हैं, एक मॉडल के थ्रू देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक स्टेट को देखते हैं। अगर हम लोग को फीवर हुआ है तो वो क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ है। वो होता है एक फिजिक्स कि हीट फिजिक्स हुआ है, बॉडी पे गर्मी हुआ है या सर्दी हुआ है, वो एक डिफरेंट स्टेट को देखते हैं। तो दैट टाइम उसको बोलते हैं फिजिकल, हम लोग बोलते हैं। तो जैसे फिजिकल यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड हुआ है। एक है नॉर्मल, जैसे बता दिया पहले, एटमोस्फेयर, हम लोग गैसेस देखते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन हम लोग देखते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कलर हम लोग को पता है। बट ऑक्सीजन कब देखते हैं, हॉस्पिटल में जब हम लोग को आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दिया जाता है तो थोड़ा व्हाइटिश ब्लू का हम लोग देखते हैं क्योंकि वो कलर दिया जाता है कि ऑक्सीजन आ रहा है बोल के। तो वहां पे देखते हैं। रेड कलर हुआ तो नॉर्मली हम लोग का सल्फर गैसेस फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन मिक्स हुआ है वो गैसेस में, तो वो एटमोस्फेयर में देखते हैं।
उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। अभी रेनी सीजन, सारे पानी हम लोग देखेंगे कलर पूरा थोड़ा गंदा हो गया होगा, डर्टी पूरा हो गया है। तो दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ, वाटर फॉर्म जो है लिक्विड फॉर्म में है, और इन द स्ट्रक्चरली वो पानी थोड़ा हम लोग का जितने भी है पॉल्यूटेड है, मिट्टी वगैरह है पॉल्यूटेड है। वही पानी जब ओशियन में जाते हैं या सी में चले जाते हैं, हम लोग का बे बंगाल हम लोग चले जाएंगे, देखेंगे पानी पूरा ब्लू है, क्योंकि वहां पे सेटल्ड हो जाते हैं, जितने भी पॉल्यूटेड है वो सेटल्ड हो जाते हैं, ऊपर में क्लियर पानी रहता है, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पानी क्लियर है, अच्छा लगता है देखने में, या कलर हम लोग को पता चलता है कि क्लियर है। सेम हम लोग लिथोस्फीयर आते हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं कि पत्थर वाला एरिया है, टोटल पत्थर भर भर के है, पहाड़ है, और कोई कोई जगह देखते हैं घास फूस पूरा भर भर के हुआ है, दैट मीन्स मिट्टी भर भर के हुआ है। नदी के किनारे जाते हैं तो बालू भर भर के है। तो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है हम लोग का लिथोस्फीयर। जब खुदाई करते हैं, 1 मीटर में जाएंगे तो एक टाइप का मिट्टी मिलेगा, फिर थोड़ा 1.5 मीटर जाएंगे थोड़ा येलो कलर का मिट्टी आएगा, फिर अंदर जाएंगे तो दूसरा मिट्टी आएगा, इनके पत्थर भी आ सकते हैं। तो इनका डिफरेंट टेक्सचर आता है, फिर देख के या फील करके पता चल जाता है कि हाँ ये मिट्टी थोड़ा क्ले टाइप का है, ये मिट्टी थोड़ा स्लिट है, ये थोड़ा सैंडी टाइप का होता है। तो ये हम लोग लिथोस्फीयर को देखते हैं। तो तीनों इसलिए हम लोग बोलते हैं फिजिकल में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल। जैसे बायोलॉजिकल बताया, जिसका लाइफ है वो तुम लोग का बायोटिक है, और जिसका लाइफ नहीं है एबायोटिक। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा लाइफ नहीं रहेगा तो मैं एबायोटिक बन जाऊंगा, बट पहले में क्या था, बायोटिक था, जब मर जाऊंगा तब एबायोटिक हो जाऊंगा। लकड़ी बनता है, वो पेड़ होते हैं, पेड़ को काट के हम लोग टेबल बनाते हैं, बट पेड़ क्या था, बायोटिक था। पेड़ से जब बन गया प्रोडक्ट वो एबायोटिक हो गया, क्योंकि टेबल का कुछ लाइफ नहीं है। ये थोड़ा कौन है जो साउंड इसका आवाज आ रहा है, थोड़ा बंद कराओ यार कोई। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग के एबायोटिक में हम लोग देखे कि बायोटिक से एबायोटिक आते हैं, बट बायोटिक में जब देखते हैं कि बायोटिक में देखने के टाइम भी डिफरेंट वेराइटी होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होते हैं डिकम्पोजर। फिल्म में देखे होंगे, प्रोड्यूसर ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, उसका कुछ काम नहीं रहता है, बस पैसा लगाया रहता है, फिल्म में कुछ किया नहीं होगा, बस फिनेंस करता है, तो इसलिए वो प्रोड्यूस करता है। लाइक दैट, जब लाइट को लेके खाना बनाता है पौधा, खाना बनाता है, वही खाना हम लोग एनिमल में भी और प्लांट में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके कारण हम लोग प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूस, क्योंकि वो पहला प्रोडक्ट जो है खाना वही बनाता है, जिसको लाके हम लोग जाके फिर वेराइटी ऑफ आइटम्स बनाते हैं। आलू हो, बैंगन हो, जो प्याज हो, जो भी हो, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। बट बनाया कौन है, एक प्लांट ने बनाया है, जिसके कारण उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनाता है उसके बाद हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, इसलिए उसको प्रोड्यूसर बुलाते हैं। जब प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं, वो खाने के लिए हो या यूज करने घर में पहनने के लिए हो या सोने के लिए हो, जो भी यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं। जब हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर जाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, डिकम्पोज होगा, हमारा बॉडी ब्रेकडाउन होगा, कंपोज से डिकम्पोज होगा, तो ब्रेकडाउन होते हैं। तो नॉर्मल हम लोग का बॉडी कार्बन है, तो फाइनल कार्बन में प्रोडक्ट करने के लिए जो एनिमल्स या थोड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। नॉर्मली बैक्टीरिया एंड फंगस जो होते हैं वो ये काम करते हैं डिकम्पोज, जिसके कारण मशरूम को कोई कोई बोलते हैं कि ये फंगस है, और फंगस जो है डेड बॉडीज में ग्रो करते हैं, जिसके कारण मशरूम इज ए नॉन वेस्ट आइटम है बोलते हैं। तो बट नॉर्मली क्या होता है, वो कहीं पे भी ग्रो कर जाता है, बट डेड बॉडीज में ज्यादा ग्रो करते हैं बोल के फंगस को हम लोग बोलते हैं नॉन वेस्ट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कल्चरल एनवायरनमेंट। हम लोग अपना कल्चर को देखते हैं, कल्चरली हम लोग देखते हैं, हम लोग का इंडिया जो है फुल ऑफ कल्चर है। तो डिफरेंट स्टेट में जाओगे तो डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट स्टेट हम लोग का स्टेट में भी अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं तो कल्चर चेंज हो जाता है। वेस्टर्न कल्चर हम लोग वेस्टर्न साइड में जाएंगे वेस्टर्न उड़ीसा के कल्चर होते हैं, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न उड़ीसा कल्चर, साउथ में जाएंगे तो साउथ उड़ीसा कल्चर, नॉर्थ में जाएंगे नॉर्थ उड़ीसा कल्चर चेंजेस होते हैं। ऑन दैट बेसिस ऑल्सो हम लोग का एनवायरमेंट चेंज होता है। तो वहां पे देखो सोसाइटी, हम लोग बोलते हैं ना सोसाइटी में रहना और बाहर रहना एक अलग है। सोसाइटी में क्या होता है कि डिसिप्लिन होते हैं, पीपल और लोग जो होते हैं वेल मैनर्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है कैसे लाइफ दिया जाता है। तो वो इसलिए सोसाइटी हम लोग बोलते हैं। तो जिसके कारण हम लोग को ह्यूमन बींग को बोला जाता है कि सोशल एनिमल।
सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसके कारण हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम लोग का टोटली सोसाइटी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो मध्यवित्त श्रेणी के लोग हैं, गरीबी श्रेणी के लोग हैं और वो धनिक है। तो दैट मीन्स जो तीनों कैटेगराइजेशन हो जाते हैं एनवायरनमेंट को बेस करके हम लोग बोलेंगे, तो वहां पे उनका इकोनॉमी, उनका डेली यूजेस क्या है, पर हेड उनका इनकम क्या है, ऑन दैट बेसिस हम लोग बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जो है इकोनॉमिकली एवरेज। यहाँ पे हम लोग कंट्रीज को लेते हैं कि हम लोग का कंट्रीज में कितना हम लोग का फॉरेन करेंसी है, जितना फॉरेन करेंसी हम लोग के पास होगा, या हम लोग का जो प्राइस वैल्यू है, एक जो रुपीज है, अगर एक रुपीज एक डॉलर हो गया तो हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। बट हम लोग का एक डॉलर 84 रुपीज के आसपास है, तो जिसके कारण हम लोग इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट में स्ट्रांग नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग लोअर है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इकोनॉमिक कल्चरल में वो काउंट किया जाता है कि एनवायरनमेंट में। लास्ट में आता है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के बारे में दैट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज है, जहाँ पे ये लोग कंट्रीज को यूज करते हैं फॉर द, हम लोग जैसे बोलते हैं संविधान बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। तो जहाँ पे पॉलिटिकली हम लोग का स्ट्रांग होगा, तो जैसे बोलते हैं राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र है, तो एक मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर के साथ सब मिनिस्टर रहेंगे जो कि हम लोग का देश को चलाएंगे। तो एट दैट टाइम वहां के एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसलिए वो भी एक कल्चर हो जाता है, क्योंकि पर 5 ईयर में हम लोग का एक इलेक्शन होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिटिकल बोलते हैं। ऑन दिस ऑल दिस कैटेगराइजेशन डेवलप इन द टोटली एनवायरनमेंट, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट ये सारे चीज देते हैं, और सारे तीनों ही जो है फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ मेन। मेन का क्या एस्पेक्ट है, एक ह्यूमन बीइंग का एक एस्पेक्ट क्या है, नॉर्मली उसको क्या चाहते हैं। तो नॉर्मली होता है कि उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट है हम लोग का फिजिकल मेन। दैट मीन्स मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है तो वो बोलते हैं फिजिकल मेन। तो दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जो कि पॉपुलेशन वाइज, नंबर वाइज हम लोग काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे से मेन दिया वो मेन नहीं होगा, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग या मेन लेने से हम लोग को खुद के ऊपर हम लोग स्टडी करना इजी होता है, इसलिए मैं लिखा हूँ कि फिजिकल मेन। तो एक ऑर्गन स्पेसिफिक हम लोग ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन कितना है हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे दिखते हैं हम लोग, जैसे बोल देंगे साउथ इंडिया जाएंगे तो थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे पूरा लाइट कलर के, नॉर्थ में जाएंगे थोड़ा कम लाइट के होते हैं, सेंटर में देखेंगे तो बीच हम लोग लाइट और डार्क कलर के होते हैं। तो दैट मीन्स क्या कि हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं कि स्टेट वाइज हम लोग देख रहे हैं कौन से स्टेट में नंबर किसका ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेन। नेक्स्ट है हम लोग सोशल मेन। तो यहाँ पे सोशल मेन दैट मीन्स सोसाइटी के जितने भी रूल्स है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सोसाइटी के साथ हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अपने मनमर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं घर में रहता हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। मैं अपना मनमानी करूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स से उल्टा में जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि उनके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, जो कि सोसाइटी अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं सोसाइटी के साथ हम लोग को चलना पड़ता है। अगर सोसाइटी में कुछ हुआ है तो हम लोग उसके जिम्मेदार भी हम लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मेन। तो दैट मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग अपने जो लाइफस्टाइल में फॉर डेली एक आदमी का डेली वेजेस मोर देन तो 1000 है डेली, तो दैट मीन्स ही इज अ डेवलप। अगर उससे काम है दैट मीन्स कि जो टोटली 400 या 500 रुपीज हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में कि पर हेड मिल रहा है, वो एक तुमने मिडिल मैन के लिए है। वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं, इकोनॉमिकली है बट फुल्ली स्ट्रांग नहीं है। वो डिपेंड करता है कुछ और चाहे, चाहता है किसी के पास जाके वो पैसा लेके आता है कि मुझे चाहिए, महीने के बाद में चेंज कर दूंगा, दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक में डेवलप्ड हुआ है वैसे। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीज जो होता है फिजिकल, सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक, ये तीनों को मिला के हम लोग एक बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब आते हैं ये फील्ड, एनवायरमेंट साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है, इसका फील्ड क्या है, आगे जाके हम लोग को क्या करना है। आजकल के जमाने हम लोग देख रहे हैं, हम लोग नौकरी किए, हम लोग को प्रमोशन के लिए हम लोग को एक हायर स्टडीज चाहिए।
जिसके कारण हम लोग एनवायरमेंटल साइंस लिए हैं। कोई क्या बोलते हैं हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए करते हैं। बट नॉर्मली जो है कि एनवायरमेंट साइंस जो है ओनली वो उसके लिए नहीं है। एनवायरमेंट साइंस साइंस नहीं है, इट इज साइंस ऑफ द टोटल ऑल द सब्जेक्ट। यहाँ पे साइंस जो है ये मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट है। ये आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या लिखा हो। इंजीनियरिंग है, हिस्ट्री है, इकोलॉजी है, बायोलॉजी है, मेराइन साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी, फिर तुम लोग एथिक्स, फिर तुम लोग का प्लानिंग, ज्योग्राफी, सारी चीज मिक्स होते हैं और इनमें इंटरेक्शन होते हैं। ज्योग्राफी है, एक एरिया का ज्योग्राफी देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए हिल टॉप जा रहे हैं, वहां पे विंटर में हो रहा है क्या स्नोफॉल हो रहा है, वही विंटर में हम लोग के पास यहाँ पे 25 डिग्री 30 डिग्री रहता है, वही नॉर्मल। कहीं कई जगह आजकल उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ज्योग्राफी वाइज हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, एक अच्छे एरिया को हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग डेवलप हो रहा है टेक्निक, बट पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग एनवायरमेंट साइंस जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये साइंस नहीं है, ये टोटली आर्ट साइंस कॉमर्स है। तो ये जो साइंस यहाँ पे लिखा गया, ये टाइप ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट। आप लोग सुन रहे हो तो क्या मैं अकेले बोलते जा रहा हूँ? हाँ सर। सुन रहे थे। ओके चलो, मुझे लगा कोई सुन नहीं रहा है शायद। ओके हाँ सॉरी। सर। ओके ओके, फिर आते हैं, मैं नेचर देखते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट। अभी आप लोग एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे जाके कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, हम लोग बस सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि नाउ डेज द एनवायरमेंट साइंस इज ए बर्निंग इश्यू हो गया है कि हम लोग एनवायरमेंट को कंसर्न कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हम लोग बचाना है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग जब एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं थ्योरिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। थ्योरिटिकल एस्पेक्ट मतलब एनवायरमेंट क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज हम लोग थ्योरिटिकल देखते हैं। जब थ्योरिटिकल स्टडी कर लेते हैं कि हाँ पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कि हम लोग इस पॉल्यूशन को कहाँ रोकेंगे, जब रोकने की बात आती है, हम लोग रिड्यूस करने की बात आती है, तब आते हैं कि एप्लीकेशन आती है कि हम लोग का क्या करेंगे जो पॉल्यूट नहीं करेगा। जिसके लिए हम लोग फिर से हम लोग हिस्ट्री जाना पड़ेगा कि हम लोग पॉल्यूट कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे हुआ था, तो क्यों हुआ था, उसका रीजन देखेंगे। जब रीजन देखना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग का हो जाता है अप्लाइड एस्पेक्ट। जब देख रहे प्रॉब्लम हो रहा है वो थ्योरिटिकली है, हम स्टडी करें कि यह प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, बट क्यों हुआ था, कैसे हो रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो जब देखते हैं वो हो जाता है एस्पेक्ट देख रहे हैं ऑफ दी थर्मल अप्लाइड फॉर्म में। हम लोग अभी अप्लाइड करेंगे अपना जो टेक्निक है एनवायरमेंट के, अभी वो होता है अप्लाइड। जैसे होता है ना, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 3-4 लग जाते हैं, अरे नहीं इसको ऐसे निकालते हैं, नहीं इसको ऐसे खुदाई करके निकालेंगे, नहीं इसको साइड से निकालते हैं, धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो लाइक दैट जब 3-4 टेक्निक का दिमाग लगता है ना, वहाँ एप्लीकेशन हो जाता है। तो जब एनवायरमेंट में थ्योरी को बेस करके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करोगे, अभी जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, हम लोग पहले क्या करते थे, पुराने जमाने में क्या करते, 3 मटके रख लेते थे, एक में घास रखते थे, एक में कार्बन रखते थे। जब पानी आता था तो घास में से पत्ते वत्ते जो थे सूख जाते थे, फिर कार्बन में जब आते थे तो कार्बन क्या करते ना, पानी को क्लीन करके नीचे डालते थे। तो ये एक टेक्निक है। उसी को बेस करके नाउडेज हम लोग का एक्वाप्योर हो गया, वो लीफ प्योर हो गया, एक्वागार्ड के जितने फिल्टर वाइज है वो सारे डेवलप कर गए। दैट मीन्स क्या होगी, थ्योरी जो था हम लोग का, तीनों में कंटिन्यू करेंगे तो पानी रह रह के हम लोग क्लियर होगा। उसको डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन में लगा दे के ना मशीन ले आए, तो जिसमें पानी क्लियर होता है। तो दैट मीन्स वहां पे क्या थ्योरी देखे फिर एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे जब एनवायरमेंट को आते हैं तो वहां पे हम लोग को पहले देखना कि एनवायरमेंट में इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ओके, तो उसको हम लोग जब रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स प्रिपेयर करेंगे। गैस हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन गैस हो रहे हैं, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वो जो थिंकिंग है वो हो जाता है एप्लीकेशन। तो दैट मीन्स कि सॉल्यूशन जब निकालेंगे तब हो जाता है हम लोग का अप्लाइड एनवायरमेंट साइंस होता है। तो ये होता है हम लोग का नेचर एंड स्कोप होते हैं कि एक थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो एमएससी एनवायरमेंट, तो कोई कोई जिसका केमिस्ट्री होगा या किसी का हम लोग बायोलॉजिकल साइंस होगा,
वो इजीली जा सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे जाके क्या करना है, कि सॉल्यूशन ढूंढना है। केमिकल ही है, केमिकल क्या क्या केमिकल से गैसेस हो रहे हैं, उस पे यूज कैसे रिड्यूस करेंगे, उसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, वो प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये एप्लीकेशन थ्योरी, थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो क्लासेस चल रहा है ये थ्योरी है। जब पढ़ने के बाद लाइफ में यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, घर में जैसे मॉस्किटो गैस लगाते थे पहले, आजकल क्या करें, नहीं हम लोग नेट लगाएंगे, मॉस्किटो नेट लगाएंगे, डिजाइन वाला मॉस्किटो नेट आ रहा है, गैस खत्म, तो पॉल्यूशन हम लोग का घर में जो पॉल्यूट हो रहा था वो कम हो गया, तो हम लोग एप्लीकेट कर दे कि हम लोग नेट लगा देंगे, तो ये एप्लीकेशन हो गया। तो लाइक दैट ये होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एंड द अप्लाइड एस्पेक्ट हम लोग नेचर एंड स्कोप में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी दिया है, उसमें देखो कि हाउ एमिशन ऑफ ग्रीन गैस अफेक्ट क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये होता है थ्योरी होता है। बट हाउ डिस्चार्ज वेस्ट वाटर अफेक्ट एक्वाटिक, ये भी थ्योरी होता है, बट इसका जब एप्लीकेशन करके इसको रिड्यूस करोगे, ये होता है हम लोग का अप्लाइड थ्योरी। अब आते हैं हम लोग क्यों पढ़ेंगे, हम लोग एनवायरमेंट स्टडीज क्यों कर रहे हैं, एनवायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक पर्सन को खुद के एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे, मैं अपने एनवायरमेंट चाहिए, तो मैं अगर एनवायरमेंट में रह रहा हूँ तो मुझे अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा जगह चाहिए, तो जिसके लिए मुझे खुद को देखना पड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। अगर मुझे खुद साफ साफ पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे पानी गंदा हो रहा है, वो देखना पड़ता है। घर में अगर मैं ट्यूबवेल बिठाया हूँ, पानी खराब आ रहा है, तो क्या करता हूँ मैं, पानी देखता हूँ कहाँ पे खराब आ रहा है, तो वहां पे साफ कैसे कर सकता हूँ, तो वो देखने के लिए मुझे एनवायरमेंट स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एनवायरमेंट स्टडी हम लोग नॉर्मली कल्चरल वाइज हम लोग लेके आए हैं, बट यहाँ पे थ्योरेटिकली हम लोग साइंटिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले भी क्या लिखा है कि एवरी पर्सन फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मैं अगर पॉल्यूट कर रहा हूँ तो कम पॉल्यूट कैसे करूंगा, जिसके कारण मुझे नॉलेज नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, तो मैं पॉल्यूट करते जाऊंगा, रिड्यूस करने की बात यहाँ पे इसके लिए हम स्टडी करते हैं। फिर होता है कि डिफरेंट फूड चेन, हम लोग फूड चेन, फूड वेब हम लोग देखना पड़ता है कि राइस फील्ड है, राइस में हम लोग ऑर्गेनिक देते हैं फर्टिलाइजर, एक देते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक देने से हम लोग का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बट 5 साल के बाद फर्टिलिटी कम हो जा रहा है सॉइल का। वहीं पे ऑर्गेनिक का जो होता है, फर्टिलिटी ग्रो करता है, एज वेल एज फर्टिलिटी कंटिन्यूस करता है। तो ये सारी चीज फूड चेन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एनवायरमेंट साइंस पढ़ने के बाद। फिर होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब अभी हम लोग का बारिश हो रहा है, तो नॉर्मल बारिश मानसून का होना चाहिए, बट आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 90 डेज का बारिश की जगह हम लोग का 60 डेज, कभी कभी 50 डेज से भी कम होते जा रहे हैं। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। जब बैलेंस हो जाएगा कि हाँ मानसून में 60 डेज बारिश हो रहा है, 60 प्लस या 60 माइनस थोड़ा हो रहा है, तो बट 60 एवरेज रह रहा है, तो ये 60 से 90 जब एवरेज हो जाएंगे, तब बोलते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस है। और भी बोल सकते हैं कि एक जंगल में टाइगर कम है, तो वहां पे हिरन बढ़ जाएंगे, जब हिरन बढ़ जाएंगे तो घास भी जो होता है वो कम होते जाएंगे। तो वो बैलेंस करने के लिए एक वाइल्ड एनिमल वहां पे छोड़ देते हैं। जंगल में हम लोग कहीं से भी लाके, बाहर से भी लाके हम लोग वाइल्ड एनिमल छोड़ देते हैं, और जिसके कारण हम लोग टाइगर को अभी देखो शिफ्टिंग करा रहे हैं, एक एक जंगल में छोड़ दे रहे हैं, ताकि वहां का जो एनवायरमेंट है बैलेंस रहे। तो ये सारी चीज भी हम लोग एनवायरमेंट साइंस पढ़ने के बाद हम लोग को पता है कि इसके कारण हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करेंगे, डिग्रेडेशन नहीं करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, जहां पे रहेंगे वहां पे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। तो उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बाई स्टडिंग द यहाँ पे। और क्या है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को सिस्टमेटिक मैनर से हम लोग अडेप्ट करते हैं। जैसे मैं अभी जाके पहुंच जाऊंगा रेगिस्तान में, तो वहां पे गर्मी होगा, बारिश भी होते हैं, बट बारिश कम होते हैं, रेगिस्तान में गर्मी होते हैं। तो वहां पे मुझे खुद को जब अडेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे गर्मी में रहना है, तो थोड़ा धीरे धीरे में, आज गर्मी हुआ तो थोड़ा देख सह लिया, फिर वो कल जाके थोड़ा देखो तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मैं अडेप्ट हो जाऊंगा। तो अपने बॉडी का जब अडेप्शन करते हैं तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तब वहां पे हम लोग, इसके लिए भी एनवायरनमेंट साइंस हेल्प करता है पढ़ने में। कि सडन वहां पे हम लोग रेगिस्तान जाएंगे, वहां पे क्या करना है हम लोग कुछ पता नहीं होगा, तो हम लोग आइदर हम लोग बुक वाइज पढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग अपने जितने भी ओल्ड एज वाले होते हैं उनसे पता करते हैं। लास्ट आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्जिस्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम लोग को एनवायरमेंट साइंस बताता है कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, उसका
पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। पॉजिटिव में होगा तो कितना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं। अभी जैसे हम लोग के इंडिया में 1.5 150 करोड़ का हम लोग का टोटली हो गए हैं हम लोग पॉपुलेशन, वर्ल्ड जितने भी लार्जेस्ट है। तो हम लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, तो जिसके कारण हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, हम लोग के पास यूथ पावर सबसे ज्यादा है, एक व्यू से देख रहे हैं। बट नेगेटिवली देख रहे हैं, नेगेटिवली हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम लोग का जो डेली नीड्स है, खाना पीना जो रहना कपड़े जो है वो कम पड़ रहे हैं, हम लोग को डेली जितना चाहिए पर हेड उससे कम मिल रहे हैं। तो ये होता है नेगेटिव। ये अगर हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट नहीं पता होगा तो ये हम लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे। अगर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट पता होता कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, फूड क्राइसिस होगा, मारपीट होगे, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो ये अगर जान पता पता कर लेंगे तो आगे हम लोग का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बंद तो नहीं कर सकते, आगे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे। पॉल्यूशन की सेम पॉल्यूशन को भी हम लोग धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं आपका जो एनवायरमेंट एजुकेशन है उसका गोल क्या है, क्यों पढ़ के हम लोग को उसका गोल पढ़ने के साथ क्या फायदा होगा। तो पहले कि हम लोग अपना स्किल बढ़ाएंगे, हम लोग अपना स्किल बढ़ाते हैं। तो स्किल बढ़ने से क्या होगा कि जितने भी हम लोग का एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे होता है ना, किसी किसी के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ से वायरस आया कैसे हुआ, तो हम लोग अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, नहीं तो एक्सपर्ट को बुलाते हैं, भाई थोड़ा देखो तो मेरा कंप्यूटर खराब है। वो देखता है, तानझान करके देखता है, नहीं यहाँ पे थोड़ा खराब हुआ है, यहाँ पे किसी का पेन ड्राइव लगा था तो वायरस घुस गया, ये खराब हो गया इसलिए। तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ पे वायरस घुसा था। और कहीं पे होता है कि उसका जो होते सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, उसमें कुछ चिप्स खराब हो गए, वो काउंट कर लेते हैं, वो उसके पास स्किल होता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है। लाइक दैट जब हम लोग एनवायरमेंट साइंस पढ़ेंगे, हम लोग भी एक गोल प्रिपेयर कर लेंगे कि मेरा स्किल बढ़ेगा, मैं एनवायरमेंट जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। तो दैट मीन्स कि एनवायरमेंट जो भी पॉल्यूशन है या प्रॉब्लम से मैं अपना योगदान पूरी तरह से दूंगा, कि मैं अगर पॉल्यूशन किया हूँ तो उसको रिड्यूस कैसे करूंगा कि पॉल्यूशन ना हो। तो यहाँ पे मैं अपना पार्टिसिपेशन कितना दे रहा हूँ, या कहीं भी पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मैं कितना टाइम दे रहा हूँ एनवायरमेंट को, ये होता है पार्टिसिपेशन। तो एक होता है तुम लोग स्किल, फिर आता है पार्टिसिपेशन, फिर होता है इवैल्यूएट करना कि वाटर क्वालिटी देख रहे हैं तो वाटर को मैंने कितना पॉल्यूट किया है, या मैं नहीं तो दूसरा कोई जो पॉल्यूट किया है कितना इवैल्यूएट करूंगा, ये पानी अच्छा है ये पानी खराब है। वो हम लोग बोलते हैं कि टैप वाटर पानी अच्छा है, बोरवेल पानी भी अच्छा है, बट नदी का पानी खराब है डायरेक्ट, या कुआं का पानी डायरेक्ट खराब है। तो दैट मीन्स इवैल्यूएशन करते हैं। तो वो पावर भी हम लोग के पास होना चाहिए कि हम लोग इवैल्यूएट कर सके, डायरेक्टली या इंस्टेंटली हम लोग इवैल्यूएट कर सके कि ये प्रॉब्लम जो है हम लोग का इवैल्यूएशन में इजी होता है। तो दैट मीन्स वहां पे और क्या होता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएगा। तो कोई डिजास्टर हुआ जो जिसके कारण हम लोग का इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में अभी क्या हर साल हम लोग का डिजास्टर हो रहे हैं, ट्रेजेडी हो रहे हैं, जिसके कारण वहां का जो गवर्नमेंट है उसके पास उनका जो है ट्रैवलिंग में जो टूरिस्ट आते थे तो उनका इनकम बढ़ता था, अभी उनका इनकम कम होते जा रहे, तो वहां पे उनका इनकम या इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एटीट्यूड। अपना जो एटीट्यूड है, व्यवहार है, या हम लोग जो बोलते हैं कि अपने बारे में अपना जो फिजिकल एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जो दूसरे की तरफ हम लोग एक्टिविटी करते हैं, तो एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर एनवायरनमेंट के थ्रू होगा तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ये भी हम लोग को गोल है एनवायरनमेंट स्टडी में। पॉजिटिव एटीट्यूड दैट मीन्स कि मैं पॉल्यूशन कागज खा लिया, कागज फाड़ लिया, कागज यूटिलाइज कर लिया, उसको डस्टबिन में डालूंगा, इधर उधर फेंकूंगा नहीं। अगर कागज है, प्लेन है और वहां पे डबल यूटिलाइज कर सकता हूँ तो मैं रीयूज करता हूँ। पेंसिल लिया, पेंसिल के जो है हम लोग काट के फेंक देते हैं, उसको प्लांट के नीचे दे देंगे। तो ये जो एटीट्यूड है कि हम लोग सारी चीज वेस्ट को हम लोग रीयूज करने का, तो वो जो एटीट्यूड रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट है नॉलेज। हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं या एनवायरनमेंट से हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ पे पॉल्यूशन हुआ, तो ये कैसे ना हो इसके बारे में हम लोग फिर जाके स्टडी करेंगे, डिफरेंट इश्यूज पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या कहीं हम लोग छानबीन करेंगे। तो ये होता है नॉलेज, जहाँ से हम लोग एक्सपीरियंस वाइज हम लोग नॉलेज गेन करते जाएंगे कि धीरे धीरे हम लोग अपना
एक्सपर्टाइजेशन हम लोग इसमें दे सकते हैं। लास्ट में अवेयरनेस, खुद एनवायरमेंट क्राइसिस के बारे में पता करके दूसरों को जब ये अवेयरनेस कराओगे कि यहाँ पे एनवायरमेंट क्राइसिस हो रहा है, हम लोग अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, एनवायरमेंट के थ्रू हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेंगे, तो अपना एनवायरमेंट कैसे डेवलप कर सकता है, ये सारी चीज इसके बारे में जब हम लोग टीवी में या हम लोग न्यूज पेपर रीडिंग रूम या रेडियो में बताते हैं, ये टाइप का अवेयरनेस होता है। बट एक पर्सन टू पर्सन जब अवेयरनेस कराना होता है, तो खुद को पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन होते, तब जाके इजीली हमें अवेयरनेस कर सकते हैं। आप जितना भी टीवी देखो, न्यूज़पेपर देखो, एडवर्टाइजमेंट देखो, कभी हम लोग अवेयरनेस हो नहीं हो सकते हैं। तो खुद हम लोग एक पर्सन हम लोग बता दिया, तो हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिसके लिए अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, जब प्रिंसिपल जब गाइडिंग प्रिंसिपल को लेके हम लोग देखते हैं अपना गोल्स, तो क्या है कि एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो कंसिडर द एनवायरनमेंट को अपने नजरिए से देखेंगे कि एनवायरनमेंट को एक हम लोग देख सकते हैं नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में देख सकते हैं, मोरल फॉर्म में भी देख सकते हैं, कल्चरली भी देख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। अब बोलोगे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फॉर्म कहाँ पे आ रहे हैं? अब देखो हम लोग आजकल क्या हो रहा है कि सारे ग्रीन हाउस गैसेस बन रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस नॉर्मल नेचुरल है। ऑन दैट टॉपिक को बेस करके हम लोग जब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस की जगह हम लोग ग्रीन हाउसेस कर रहे हैं, उसमें फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, कम एरिया में ज्यादा फूल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, कम लाइट में हम लोग विंटर डेज के प्लांट को समर डेज में ग्रो करा रहे हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होते हैं। या एक प्लांट को हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करा रहे हैं, ये होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है कंसिडर ए कंटिन्यूअस लाइफ प्रोसेस। तो दैट मीन्स हम एनवायरनमेंट को एक कंटिन्यूअस लाइफ प्रोसेस के हिसाब से इक्विवेलेंट करेंगे कि आज ग्रो किया, कल मर जाएगा, फिर अगले दिन बर्थ लिया, फिर मर जाएगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसमें लाइफ एबायोटिक एंड बायोटिक प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक एबायोटिक हो जाता है, एबायोटिक से फिर बायोटिक फॉर्मेशन होते हैं। तो ये कंटिन्यूस होके और इंटरेक्शन करते हैं, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे बताया कि मैंने एक टेक्निक डेवलप किया, उसको गवर्नमेंट को दिया, जब गवर्नमेंट ने उसको टोटली नेशन के लिए निकालेगा, तो वो कहा जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं एक टेक्निक निकालो, टेक्नोलॉजी जब यूज है वो इंजीनियरिंग टर्म है, मैं जब दे रहा हूँ कहाँ पे, हम लोग टोटली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को दैट मीन्स सोसाइटी को दे रहा हूँ, तो सोशियोलॉजी के काम के लिए मैं दे रहा हूँ। जब गवर्नमेंट उसको क्या करेगा कि डिस्कवरी रिनोवेशन की, सॉरी रिनोवेशन बोले, हम लोग का इनोवेशन के हिसाब से कंट्री को देगा कि ये टेक्निक हम लोग के गवर्नमेंट में बना है और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कंट्री, वहां पे पॉलिटिकल हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक ही चीज उसके एंगल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। जब वही चीज वो जब कंट्री के लिए जाएगा, लोग खरीदेंगे, खरीदने से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। तो ये जिसके कारण हम लोग का वो मल्टी डिसिप्लिनरी सोर्स हो जाते हैं। फिर हो जाता है कि हम लोग जो होता है प्रिंसिपल देखते हैं कि एग्जामिन करेंगे एनवायरमेंट इश्यूज क्या है, लोकली देख सकते हैं, नेशनली देख सकते हैं, ग्लोबल देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अभी जैसे है यूक्रेन और हम लोग का रूस का चल रहा है, वार चल रहा है, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, बच्चे के ऊपर क्या गिर रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री के ऊपर क्या हो रहा है, तो जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, सारे उसके नजर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट क्या करते हैं कि मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज यहीं पे देखते हैं कि इकोनॉमिकली हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में कुछ हो रहा है कि नहीं। अभी जैसे हम लोग इंडिया क्या देखा कि रूस ने क्या किया कि यहाँ पे ऑयल कम रेट में सेल कर रहा है, तो हम लोग वहां से ले आ रहे हैं, तो वो उसके कारण हम लोग अमेरिका के साथ हम लोग अभी हम लोग का पंगा चल रहा है, तो वहां पे हम लोग डिफरेंट हो गए, तो इकोनॉमिकली हम लोग वहां पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वहां पे जिसके कारण हम लोग को ये स्टडी करने के बाद हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि नेचर पर तुम लोग का लोकल वाइज, नेशनल वाइज या ग्लोबली हम लोग का इश्यूज क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक कंट्री हो या अपना एनवायरनमेंट हो, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम लोग का एनवायरनमेंट ग्रीन होना चाहिए, हम लोग गार्डन को ग्रीन होना चाहिए जैसे बोलते हैं, इसलिए फूल लगाते हैं, डिफरेंट टाइप का फल लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दैट मीन्स हम लोग का डेवलपमेंट होगा, ग्रीन भी रहेगा और डेवलप भी करता है। लाइक दैट जब एनवायरनमेंट पे हम लोग स्टडी करते हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा पेड़ लगा देते हैं, यहाँ पे पेड़ काटते नहीं है,
यहाँ पे पानी गंदा है तो पानी गंदा का सोर्सेस देख लेते हैं, तो इसके कारण हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट। जैसे मैं अभी क्लास दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये टीचिंग लर्निंग है, तुम लोग पढ़ रहे हो तो लर्निंग है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करें। तो ये सारी चीज इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है, जिसके लिए आजकल स्कूल हो या कॉलेज हो, इसमें वहां पे क्या करें, इको क्लब बना दिए हैं। तो इको क्लब देखता है उनका क्लास जो एनवायरनमेंट है, वहां पे पॉल्यूशन क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीज हम लोग को ये सिखाता है कि यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस पढ़ने से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। फिर आता है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस किसको करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस किसके बारे में करेंगे, अपना जो इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसके बारे में हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस कर सकते हैं, जिसके लिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन करते हैं, जिसके थ्रू एनवायरमेंट डिप्लीशन होते हैं, एनवायरमेंट क्वालिटी डाउन होते जाते हैं, इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है। तो अवेयरनेस जो करने से पहले डिप्लीशन क्या क्या करते हैं, जो जो कॉजेस है, वो कॉजेस कहाँ करते हैं, ह्यूमन ही करता है, एक्टिविस्ट के लिए हम लोग कॉजेस करते हैं। इसके लिए जो जो कॉजेस है मेनली देखो, एक है पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होगा, एक छोटे से कमरे में, एक 8 बाई 8 वाले कमरे में 5 आदमी रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा, उनका रहने का ही प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं पे एक स्पेस नहीं मिलेगा बैठने के लिए अच्छे से, खाने के लिए जगह नहीं मिला अच्छे से, तो दैट मीन्स उनके बीच मारपीट होगा, जो वह जीता वही सिकंदर के जैसे वहां पे हो जाते हैं। तो लाइक दैट पॉपुलेशन ग्रोथ जब एक कंट्री में हो जाएगा, स्टेट में अगर भी देखेंगे, तो एक होता है कि लैंड इशू प्रॉब्लम हो जाएगा, रहने के लिए घर प्रॉब्लम हो जाएगा, खाने के लिए खाना कम पड़ जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, तो खाना बनाने के लिए या खाना ग्रो करने के लिए भी जगह कम पड़ते हैं, तो लैंड इशू हो जाता है। जब ज्यादा लोगों के तो पौधे काटते जाएंगे, जंगल कम करते जाएंगे, तो वहां पे हम लोग का डिफोरेस्टेशन होने लगेंगे। डिफोरेस्टेशन के कारण वहां पे लैंड तो हम लोग निकाल दिए, बट वहां का फर्टिलिटी कम हो जाते हैं, सॉइल का फर्टिलिटी फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग 2-3 साल के बाद फिर से हम लोग दूसरे नया जगह देखते हैं। जब डिफोरेस्टेशन हो जाता है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेने के साथ नहीं रहते हैं, तो वो भी अपने आप पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करने लगते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में हम लोग 4% से 6% होने लगे हैं, तो टेम्परेचर राइज करने लगे हैं। टेम्परेचर अभी देखो जैसे 49-52 के आसपास हो गया था हम लोग इस बार, जैसे लाइक दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉज है। और ये एक इम्पोर्टेंट इशू हो गया है नाउडेज द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है पॉवर्टी। जब नौकरी नहीं होगा, जगह नहीं होगा रहने के लिए, खाना मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या बोलते हैं, क्रॉप लैंड नहीं होगा, तो खाना नहीं मिलेगा, हम लोग खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। जब खाना नहीं खा सकेंगे तो हम लोग को अपने पास गरीबी ही होगा, क्योंकि हम लोग को बेच के पैसा भी हम लोग के पास इनकम नहीं हो सकता है। जब एक आदमी के पास पैसा नहीं, तो टोटल कंट्री के पास भी पैसा कम होते जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन को देने में ही उसका खर्चा निकल जाएगा, नौकरी देने में ही उसका खर्चा निकल जाएगा, सबको जॉब नहीं दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पॉवर्टी ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू हो गया है नाउडेज एनवायरमेंट। फिर रहता है एग्रीकल्चर ग्रोथ। जैसे बताया पॉपुलेशन ग्रो होगा, तो क्रॉपलैंड भी हम लोग का रिड्यूस होते जाए, क्योंकि वहां पे भी हम लोग घर बनाने लगेंगे, तो जितना भी क्रॉपलैंड होगा वो कम होते जाएंगे, और वहां पे प्रोडक्शन कम होते जाएगा, डिमांड ज्यादा होती जाएगी, तो जिसके थ्रू भी हम लोग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने लगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकली कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कर, वाटर में करेंगे, एयर में करेंगे, सॉइल में भी कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट। फिर नीड टू ग्राउंड वाटर। हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा पानी रखता है ओवर द सरफेस वाटर से, नदी नाला से सबसे ज्यादा पानी हम लोग ग्राउंड वाटर में है। बट नाउ डेज क्या है कि हम लोग जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन रहने के लिए घर चाहिए, तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन होने के कारण जो वाटर बॉडीज के सॉइल से था या कोई ऊपर सरफेस से था, वो ये ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हेल्प करता है, प्लांट के थ्रू वेपर बनते हैं, प्लांट ऑब्जर्व करता है वाटर, और पत्ते के थ्रू जब खाना बनता है, खाना बनने के बाद दिस वाटर को वो ऊपर सतह हम लोग का वेपर फॉर्म में भेज देता है। बट जहाँ पे प्लांट ही नहीं होंगे, तो पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और ना ही ऊपर
वेपर फॉर्म करके ऊपर भेज सके। जब ऊपर तक पानी नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर में पानी का मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो वहां पे हम लोग का क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बारिश भी कम होते जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे बारिश कम होते जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर जो पानी है वो यूटिलाइज होते जाएंगे, ह्यूमन बींग यूटिलाइज करते जाएंगे, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट स्टोरेज है। वो बारिश का पानी एंट्री नहीं हो रहा है, बट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है। तो गर्मी के मौसम में जिसके कारण वहां पे हम लोग हर जगह देखते हैं कि वाटर क्राइसिस होते हैं। वाटर को लेके भी हम लोग का मारपीट हो जाता है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इश्यू फॉर द एनवायरमेंट। लास्ट डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा, तो टोटल हम लोग का एनवायरमेंट बैलेंस नहीं होते। जैसे बताया, फॉरेस्ट नहीं होगा तो टाइगर नहीं रहेगा, टाइगर नहीं रहेगा तो अदर एनिमल्स ग्रो कर जाएंगे। अगर वेजिटेरियन ग्रो कर गए, तो जितने भी क्रॉप प्लांट हम लोग लगाएंगे उसको वो लोग खा जाएंगे। करना है, अगर फॉरेस्ट रहेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो रेन हम लोग का रेगुलर होगा, रेन रेगुलर होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा क्रॉप फील्ड में, क्रॉप में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो पॉवर्टी कम होगा, खाने के लिए जो होता है हम लोग का फूड क्राइसिस भी कम हो जाएगा। फूड क्राइसिस कम होगा तो दूसरे भी जॉब भी के लिए भी हम लोग देखेंगे, तो अपने आप पॉवर्टी कम होते जाएंगे। तो दीज आर द मेन इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज नाउ डेज गोइंग ऑन। नेक्स्ट है हम लोग का इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट साइंस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस एनवायरमेंट हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज, अब आप लोग देखोगे कि क्लाइमेट चेंज में इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूट होता है बोल के बोलते हैं। बट जो पॉल्यूट होता है क्यों होता है? सारे इंडस्ट्रीज कंपनीज जो है, फॉरेन इंडस्ट्रीज कंपनीज ज्यादा मोस्ट ऑफ दी है। तो बाहर के जितने भी कंट्रीज है, सारे इंडस्ट्री यहाँ बिठाए हैं, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, बट पैसा देता है फॉरेन कंट्री। जो भी ग्रो हम लोग का इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है वो कंपनी का, वो सारे फॉरेन कंपनी ले जाते हैं, ओनली हम लोग को वेजेस देते हैं। तो जितने भी पॉल्यूटेड है हम लोग इंटरनेशनल का, जैसे शिप यार्ड में हम लोग जितने भी वर्ल्ड का सबसे हम लोग को शिप जो वेस्ट है, और या सी वेस्टेज जो यहाँ पे होता है वो टोटली गुजरात में है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी हम लोग के शिप है, यहाँ लाके तोड़ते हैं। उसके साथ साथ आजकल ई वेस्टेज एक टोटली वर्ल्ड वाइड हम लोग का क्राइसिस हो गया। तो उसका इम्पैक्ट रेडिएशन हो रहे हैं, तो रेडिएशन के कारण ओजोन भी हम लोग का ब्रेक हो रहे हैं, जिसके कारण यूवी लाइट डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होते हैं। फिर होता है क्रॉप इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट। तो दैट मीन्स कि जब डेवलपमेंट की जगह हम लोग गर्मी हो रहा है एसी लगाएंगे, एसी लगाने के बाद उसके बाद क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग अंदर ठंडा में रह रहे हैं, बट बाहर क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं इसको स्टडी करने के बाद। फिर होता है पॉल्यूशन एक्सप्लोजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया यार, इश्यूज हो गए नाउडेज। फिर ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब बोलोगे ह्यूमन बींग तो हम लोग के इंडिया में तो 150 करोड़ लोग हैं, एक्सटिंक्शन कैसे हो गया? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का लाइफ, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट है, हम लोग का एबायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट सराउंडिंग में जो है उसके ऊपर हम लोग इंटरेक्ट है। अगर वो ही नहीं रहेंगे, हम लोग फॉरेस्ट नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं तो एनिमल नहीं रहेंगे, एनिमल रह जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो उनका जो इंटरेक्शन अगर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग विल बी एक्सटिंक्शन आफ्टर द एनिमल। फिर होता है ये सारे ना होने के कारण ये हम लोग वाइज प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। ये हम लोग एनवायरमेंट स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आते हैं इम्पैक्ट देखते हैं। इश्यूज तो देख लिए, अब ह्यूमन इम्पैक्ट, हम लोग कितना इम्पैक्ट डालते हैं एनवायरमेंट में। जैसे फर्स्ट इम्पैक्ट है, देखो पॉल्यूशन। आजकल बिना गाड़ी के हम लोग घर से कहीं नहीं जाते, तो हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल से बना है। तो फॉसिल फ्यूल मतलब कार्बन से बना है। जब कार्बन पूरी तरह जलता नहीं है, कंबशन नहीं होता है, वो पोल्यूट करना स्टार्ट करता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होने लगता है। घर में हम लोग कोयला जलाते हैं खाना बनाने के लिए, जब जलता है तो धुआं होता है, तो धुआं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होते हैं। इंडस्ट्री में कोयला यूज होता है, वही मेल्ट करने के लिए प्रोडक्ट, तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। जब एक पत्थर से या ओर से हम लोग एक क्या बोलते हैं मेटल निकाल रहे हैं, बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी गैस फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं।
सेम टाइम हम वाटर में भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। कपड़े कलर करने के लिए डाइज यूज करते हैं, इथानॉल यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, जो कि वॉशिंग के टाइम पानी में चले जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली पानी वहां पे पॉल्यूट हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज का जितने भी कचरा है वो पानी में लेके फेंक देते हैं। हाउस होल्ड या तुम लोग सोसाइटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, सारा पानी पानी में जाके गिरता है, तो वहां पे वाटर पॉल्यूट हो जाते हैं, जो कि नाउडेज इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर होता है लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन कैसे होगा? जैसे कोई क्रॉप लैंड है, क्रॉप लैंड में ज्यादा अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो वो मिट्टी क्या है, वो फर्टिलिटी कम कर देगा। 1-2 साल में अपना नेचुरल फर्टिलिटी कम कर लेगा, और वो 2 साल के बाद बिना फर्टिलाइजर के प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो जिसके कारण हम लोग लैंड पॉल्यूट होता है बोल के बोल सकते हैं। या कोई घर टूट गया, रास्ता टूट गया, उसका जितने वेस्टेज है लाके मिट्टी के ऊपर डाल दिए, जहाँ पे मिट्टी फर्टाइल है वहां पे लाके रख दिए, तो फर्टाइल सेल वहां पे इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज उसके ऊपर रहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज के कारण पॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर डाउन बाय ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो दैट मीन्स ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। हम लोग देखते हैं जितने भी फॉसिल फ्यूल है कार्बन से बना है। तो कोयला जो है एक लिमिटेड अमाउंट में है, वंस खत्म हो गया तो नेक्स्ट बनने के लिए उसको 200-300 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। कितना ईयर हम लोग उस टाइम, 4-5 साल हम लोग, 4-5 बार हम लोग जिंदा होकर फिर मर भी सकते हैं, तो उससे ज्यादा भी हम लोग बर्थ ले सकते हैं। तो दैट मीन्स टाइम टेकन, ये सारी चीज फॉसिल बनने के लिए टाइम टेकन होता है। तो इसके लिए हम लोग जितने भी फॉसिल फ्यूल पे रिड्यूस कर रहे हैं, नाउ डेज हम लोग इसके कारण क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं तो सोलर व्हीकल यूज कर रहे हैं। घर में हम लोग गैस की जगह अब आजकल सोलर यूज कर रहे हैं, सोलर हीटर यूज कर रहे हैं। तो डिप्लीशन हो जा रही है, फॉसिल फ्यूल हम लोग का कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू बायोमेग्रीन। पेस्टिसाइड हम लोग ग्रो किए थे बैक्टीरिया जो है हेल्प करने के लिए, बट यहाँ पेस्टिसाइड खा के जो हेल्पिंग बैक्टीरिया थे, नाउ डेज वो क्या है ना, उल्टा कर रहे हैं। वो जो डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, क्रॉप को कम होने में हेल्प कर रहे हैं, नोडुल फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल उसको मार दे रहा है, उसका पॉजिटिव एक्टिविटी को मार के नेगेटिव एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो वहां पे बायोमैग्निफिकेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके कारण वो प्लांट जो है हमेशा केमिकल ही मांगते रहेगा और नेचुरली ग्रो नहीं कर सकता है। वो नेचुरल ग्रो करने की उसकी कैपेसिटी उस सीड से कम हो जाता है। तो जिसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू हो गया है, जिसके लिए आजकल क्या बोले कि नेचुरल फार्मिंग और द ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो दैट मीन्स कि जो नेचुरल फार्मिंग है, हम लोग के जो बाप दादा करते थे उधर केमिकल यूज करके लिए, नेचर के साथ हम लोग फार्मिंग करेंगे। नेचर जितना मिट्टी देगा, नेचर जितना पानी देगा, उसके थ्रू वो ग्रो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग का नाउडेज जितने भी गैसेस है, केमिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड या हम लोग का मीथेन गैस फॉर्मेशन, यूज ऑफ द डिओड्रेंट, यूज ऑफ एसी फ्रीज, ये जो गैस सब छोड़ते हैं, क्योंकि ये एसी फ्रीज में नाइट्रोजन गैस है जो कि एक पॉइजनस गैस होते हैं। ये सारी चीज जब एनवायरमेंट में जाते हैं, ड्यू टू द हेवी इन नेचर, ये लोग एटमोस्फेयर में रह जाते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को जाते नहीं है। जब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से ओजोन आके यहाँ पे एंटर करता है, तो रिवर्स बैक नहीं हो पाता है, अर्थ से रिवर्स बैक जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण वो जो गैसेस से एटमोस्फेयर में कवर करके लेयर फॉर्मेशन करके रखते हैं, लाइक दैट द ग्रीन हाउस, ये बाहर जाने नहीं देता है। तो जिसके कारण टेम्परेचर राइज होते हैं, यूवी लाइट के थ्रू टेम्परेचर लाइट रेडिएशन बढ़ जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग का ओजोन के कारण होता है, कि धीरे धीरे अंदर से प्रेशर जब देता है तो ये बाहर की तरफ ओजोन ब्रेक करने लगता है। वंस ब्रेक कर गया तो डायरेक्ट यूवी रेस आएंगे, जो बॉडी के ऊपर गिरेगा तो कैंसर हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, हम लोग का किसी किसी के स्किन हम लोग निकल जाता है टोटली, तो जिसके इस यूवी लाइट के थ्रू। तो दैट्स से द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट इश्यूज बाय द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन ड्यू टू जनरेशन ऑफ मोर वेस्ट। हम लोग बोलते हैं कि अनहाइजीनिक, हम लोग इंडिया में देखो चौल में रहते हैं, झोपड़ी बस्ती रहते हैं, वहीं पे पानी होगा, वहीं पे सुअर रहते होंगे, वहीं पे वो लोग जिंदा आदमी भी रहते हैं।
क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, रहने के लिए घर जगह नहीं, छोटी सी जगह पे ये सारी चीज रहेंगे। और वहां पे वेस्टेज, जितने भी वेस्टेज है वहीं पे फेंक दो। हम लोग जाते हैं, हम लोग बाहर जितने स्ट्रीट फूड है तो देखते हैं वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे बाहर साइड में फेंके होंगे, वहीं से मक्खी आके इधर बैठ रहे होंगे, कीड़े आके इधर बैठ रहे होंगे, उसी को हम लोग खाते हैं। तो वहां पे जितने भी अनहाइजीनिक कंडीशन जो क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीज ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं। प्रॉपर डस्टबिन में हम लोग नहीं डालते हैं, इसके कारण हम लोग का वो वेस्टेज बनते जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू हो गया है। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है कि एक पर्सन को डेली जितना खाना चाहिए, एक डेली हम लोग को प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तो कम से कम जो चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो हम लोग को अगर फूड मिल जा रहा है, इजीली हम लोग अवेलेबल है, हम लोग डेली जितना खाना चाहिए हम लोग को मिल जा रहा है, तो वी आर द फूड सिक्योरिटी वाइज हम लोग रिच है। अगर कम है तो हम लोग का फूड इनसिक्योरिटी है। नाउ देख वही हो रहा है कि हम लोग के पास फूड सिक्योरिटी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लैंड नहीं है। लैंड जितने भी है वहां पे हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल से एक लिमिटेड हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, ज्यादा फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट एक दो साल के बाद फिर प्रोडक्शन बंद करते जा रहे हैं, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हम लोग का फूड सिक्योरिटी वहीं पे डेवलप हो जाते हैं। बारिश नहीं हुआ तो प्लांट में सीड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, फ्रूट नहीं करेगा तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा। कहीं सूखा हुआ और पानी भी मिला तो सूखा के बाद जब बारिश ज्यादा हो गया, फ्लडिंग हुआ, सारे धोके ले गए क्रॉपलैंड, वहां पे हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, तो मार्केट वहां पे होगा, तो फूड सिक्योरिटी वहां पे इनसिक्योर हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके थ्रू से बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक एक आटा किलो 1 केजी का 600 रुपया ले रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वहां पे फूड इनसिक्योरिटी है। नॉर्मल आटा जो 50 रुपए के अंदर आना चाहिए, वो भी 600 में बेच रहे हैं। चावल उसको 1000 के आसपास है। तो ये सारी चीज जो है हम लोग का फूड इनसिक्योरिटी, और द फूड सिक्योरिटी जो है इनसिक्योर फॉर्म में है, जो मेजर इश्यूज है नाउडेज ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अनदर और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हंटिंग एंड गैदरिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाय द ह्यूमन इम्पैक्ट। यहाँ पे क्या करते हैं कि पीपल हंट एंड गैदर करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग शेर शिकार करते हैं, तो शेर शिकार करके हम लोग बेचते हैं इकोनॉमी के लिए। बट नॉर्मली पहले क्या होता है, राजा महाराज शेर शिकार करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, नाउ डेज हम लोग पैसा कमाने के लिए। और क्या करते हैं, कुछ होते हैं कि ग्रुप होते हैं कि हंटिंग करते हैं खाने के लिए, जैसे वाइल्ड बोर हुआ या फिशिंग हुआ, ये सारी चीज हंटिंग करते हैं हम लोग खाने के लिए। तो जिसके कारण हम लोग अपने एनवायरमेंट को भी बायोडाइवर्सिटी लॉस करें, उनका नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर एंड पास्टोरल। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में क्या करते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग से ज्यादा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो क्रॉपलैंड है, सिंपल क्रॉप फूड को हम लोग यूज करते हैं, टूल से यूज करते हैं। बट नॉर्मली जब टूल्स में यूज करते हैं तो कम प्रोडक्शन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में कम प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे छोटे टूल्स से हम लोग कम मिट्टी खोदेंगे, कम मिट्टी खोदेंगे तो वहां पे छोटे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बड़े ग्रो नहीं कर सकते, जिसके थ्रू हम लोग को प्रोडक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। जैसे बता दिया कि हम लोग जो यूज करते हैं, ऑक्सीजन है, टव है, यूज कर जो काम करते थे, नाउ मशीन उसको यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग का एनवायरमेंट पॉल्यूट होते जा रहे हैं। यूज ऑफ केमिकल्स हो रहे हैं, वो भी पॉल्यूट होते जा रहे हैं, सॉइल को कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट पॉल्यूशन करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज है, रोड से कंस्ट्रक्शन बढ़ते जाते हैं, वहां पे जितने भी गैसेस है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, इसलिए इंडस्ट्रीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जा रहे हैं। जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकलने के बाद वो टेक्नोलॉजी का क्या होता है। जैसे पाइप बन गया, स्टील पाइप बन गया, स्टील पाइप कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो स्टील पाइप यूज करने के बाद उसमें रस्टिंग हो रहे हैं, रस्टिंग होने से पानी खराब हो जा रहे हैं, तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं। तो ये सारी चीज जो है ह्यूमन बनाता है, नेचुरली ज्यादा ग्रो नहीं करता है, ह्यूमन ज्यादा इम्पैक्ट देता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब बोलते हैं कि सस्टेन, हम लोग एक एनवायरनमेंट में सस्टेन होना है, हम लोग को जिंदा रहना है। मैं सस्टेन रहूंगा, अगर मैं खाना पीना खा के स्ट्रांग हूँ तो मैं एक हेल्दी लाइफ सस्टेन कर रहा हूँ। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी। मुझे, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं उसको खर्चा कैसे करूँ, लाइफस्टाइल चेंज कर लेता हूँ। अगर सडन मेरे पास पैसा आ गया तो अपना लाइफस्टाइल चेंज होता है,
मैं जितने भी हम लोग का लग्जरियस आइटम लेके आ जाऊंगा, एसी ले आऊंगा, फ्रिज ले आऊंगा, टीवी ले आऊंगा, बट यहाँ पे भी चेंज देखता नहीं हूँ कि मैं जब ये सारी चीज ला रहा हूँ तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट का क्या देता है एनवायरनमेंट को, डिग्रेडेशन कर रहा है या उसको डेवलपमेंट कर रहा है। अगर डेवलपमेंट करता है और या मैं ये सारे लग्जरियस आइटम को एक रेगुलेट फॉर्म में यूज करता हूँ और एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन होने नहीं दे रहा हूँ, देन आई कैन से दैट आई एम द सस्टेनेबल बाय द एनवायरनमेंट। दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट बाय सस्टेनेबल है। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होने के लिए ना कि सिर्फ पैसा की जरूरत, खाना भी चाहिए कि हम लोग के पास पॉवर्टी जो है कि हंगर भी जो है ये इक्वल हो जाना चाहिए, सबके पास इक्वल अमाउंट का पैसा होना चाहिए, ज्यादा जो है कम है वो उनका जो डिफरेंस है कम हो जाने चाहिए। दैट टाइम हम लोग एनवायरनमेंट या सोसाइटी बोल सकते हैं सस्टेन हुआ है बोल के बोलते हैं। बट नाउ डेज हम लोग देख रहे हैं जिसके पास पैसा है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इन डेंजर है। तो जिसके थ्रू तो डिफरेंट हम लोग को गोल दिया गया था सस्टेनेबिलिटी, डिफरेंट गोल दिया गया था। पहला गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल था, 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल था जो कि 2000 में हम लोग का यूनाइटेड नेशन में एक समिट हुआ था। 2000 जो था मिलेनियम ईयर था, इसलिए वो समिट समिट जो बैठा था उसको बोला जाता है मिलेनियम समिट। ये भाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बिकॉज ये जो था मिलेनियम समिट इन द ईयर 2000 और द मिलेनियम ईयर में हुआ था और ये सारे गोल 8 गोल को लेके इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिजाइन टू एड्रेस सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस बाय द 2015। जितने भी इश्यूज हैं हम लोग को डेवलप करना है, रिड्यूसिंग करना है पॉल्यूशन को, उसको पॉल्यूशन को डेवलप करके क्लीन एनवायरनमेंट बनाना है। ये 2015 तक हम लोग करने की हम लोग का एम था, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एमडीजी का मेन एम था। इसमें क्या था कि ग्लोबली जो था डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाएंगे टू मोबिलाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एड्रेस पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो दैट मीन्स ये सारे चीज को डेवलपमेंट करके इंटरनेशनली पॉवर्टी कम करेंगे। अब अभी पॉवर्टी देखोगे, अब साउथ अफ्रीका में जाओ सारे देखो कितने पॉवर्टी है, बांग्लादेश पाकिस्तान जाओ वहां पे भी पॉवर्टी भर भर के। ये जब टोटल इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट करने के लिए डेवलपमेंट जो था हम लोग का इंटरनेशनली एफर्ट लगा था, जिसके थ्रू इसको बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसका जो एम था कि ये क्या करके ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कर सकते हैं। पहला था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि टोटल पॉवर्टी और हंगर को अगर कम कर देंगे तो वो थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं एनवायरमेंट में या तुम लोग का जो सोसाइटी में रह सकते हैं। तो इसके लिए उनका जो डेली वेजेस जितना होना चाहिए वो देखते हैं कि वो एक कुछ खा सकते हैं, एक वक्त अगर भी खा लेगा तो वो हंगर से बच सकता है। तो वहां पे फूड सिक्योरिटी फुल्ली सिक्योर नहीं है बट हाफ सिक्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबको जो है प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन एजुकेट होगा तो वो दूसरों को एजुकेट करने के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ा सकता है, जिसके लिए वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होना इम्पोर्टेंट है। फिर होता है जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावर वुमेन। हम लोग बोलते हैं कि मेल एंड फीमेल इज द टू पार्ट्स ऑफ ए कॉइन, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो दोनों आजकल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इंडिया में वही सेम है कि हम लोग मेल फीमेल दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हम लोग को जेंडर इक्वलिटी दिया गया है। बट कुछ कुछ सोसाइटी है को मानते नहीं है, बट हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे रूल एंड रेगुलेशन है फॉर द जेंडर इक्वलिटी। इसके बारे में भी हम लोग को देखना था, जो 2005 में हम लोग का ये स्टार्ट हुआ। 2000 में ये गोल नहीं था बट 2005 में ये गोल आया। नेक्स्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट मीन्स कि डेथ रेट ऑफ द चाइल्ड, जो हम लोग के बच्चे मर जाते हैं जितने कम बच्चे मरेंगे इसको भी हम लोग को देखना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू था फॉर द हम लोग का एमडीजी में। नेक्स्ट है HIV एड्स को कम्बैट करना है, मलेरिया एंड अदर डिजीज लाइक द कैंसर।
HIV एड्स, मलेरिया एंड कैंसर को रिड्यूस करना है। तो ये जैसे स्प्रेड ना हो, इसको कम कैसे किया जाता है, इसको हम लोग फाइट करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट गोल था हम लोग का एमडीजी का। नेक्स्ट है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एक हेल्दी एनवायरमेंट, ये भी हम लोग का क्रिएट करने का एक एम था। हेल्दी एनवायरमेंट दैट मीन्स कि हम लोग का डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे, पॉल्यूशन रिड्यूस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंट्रोल करेंगे, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट करेंगे, फिर ड्रिंकिंग वाटर हो या तुम लोग का बेसिक सैनिटेशन हो सकता है। ये सारी चीज को मिला के हम लोग एक वेल डेवलप्ड हम लोग का या वेल सस्टेन एनवायरमेंट बना सकते हैं। ना कि हम लोग फॉरेस्ट में जाके बनेंगे, घर में भी है तो हम लोग घर में जितना भी हम लोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो अगर सबके पास है तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबल हो सकता है। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अगर इंडिया ने कोई डेवलपमेंट किया है एनवायरमेंट को, वो अपना आइडियाज को शेयर करेंगे टू द होल ओवर वर्ल्ड टू डेवलप द टोटल हम लोग का एनवायरमेंट। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारी चीज हम लोग का इंडिया में स्टार्ट हुआ कि सोलर को लेके हम लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग जितने साउथ एशियन कंट्रीज हैं और हम लोग जो है कैंसर के पास रहते हैं, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऑफ द ईयर वी आर गेटिंग द सनलाइट। अगर हम लोग उस सनलाइट को लेके हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं तो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल रिड्यूस हो सकते हैं, प्लांट काटना कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज जो आइडिया था इंडिया ने शेयर किया दूसरों को। जब ये शेयर किया तो ये सारी चीज बात दूसरी कंट्रीज 108 कंट्रीज मिलके फिर एक अलायंस बनाए कि हम लोग ग्लोबली पार्टनरशिप करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, reducing the fossil fuel uses, reducing the cutting down or deforestation the plants. इंस्टेड ऑफ द यूजिंग द फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज करेंगे सोलर। तो ये होता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। फिर है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक फीचर था कि एक टाइम बाउंड में हम लोग काउंट करेंगे। जैसे बताया कि 2015 तक हम लोग का फर्स्ट एम था, अभी 2030 तक सेकेंड एम चल रहा है कि हम लोग कितना डेवलप किए हैं 30 तक देखना है। 15 पहला था, अब सेकेंड फेज चल रहा है 2030 तक। तो इसलिए कि वो एक होता है कि नॉर्मली टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि आपको जैसे अभी दिया गया था कि आपको सबमिट करना है प्रैक्टिकल देखकर 22 अगस्त के अंदर सबमिट करना है, तो आपके टाइम बाउंड हो गए, 22 सितंबर के बाद आपको फाइन लग जाएगा या नेक्स्ट सेशन में आप दे सकते हो, ऐसे हो जाते हैं। लाइक दैट जैसे ही हम लोग स्टडी था हम लोग रिविजन वाइज करेंगे हम लोग का एम फुलफिल हुआ कि नहीं, तो इसलिए टाइम बाउंड था वो। नेक्स्ट था ग्लोबल फ्रेमवर्क विथ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे जो गोल्स थे एमडीजी के 8 गोल्स थे, ये सारे हम लोग का इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको भी यूनाइटेड नेशन चेक कर रहा था कि ग्लोबली ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ना कि एक दो कंट्री यूटिलाइज करें बाकी नहीं कर रहे। तो ऐसे नहीं हो सकते, एक दो कंट्री करेंगे तो टोटल एनवायरमेंट का जो वर्ल्ड का एनवायरमेंट है रिड्यूस नहीं होगा, जो 500 में होना चाहिए वो 500 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए वहां पे ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्निक्स। नेक्स्ट है फोकस ऑन द पॉवर्टी रिडक्शन। अपने देश का पॉवर्टी की रिड्यूस के साथ साथ दूसरे देश का जब पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे तब उसको बोला जाता है कि टोटल पॉवर्टी रिडक्शन। हम लोग पहले अपने कंट्रीज का रिडक्शन देखते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज के जाने के लिए हम लोग देखते हैं, एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट दैट मीन्स कि थ्रू एजुकेशन हो सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कि तुम लोग का जो है हम लोग हेल्थ देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना है वो एनवायरमेंट वाइज, तब जाके एक ह्यूमन डेवलप हुआ है बोल के बोल सकते हैं। फिर पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। जब तक एक से दो तुम लोग नहीं हो सकते हो इन द लाइफ एज वेल एज द सोसाइटी में, ग्रुप नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग डेवलप नहीं कर पाते। तो हम लोग इसीलिए बोला था कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। जब ग्रुप में काम करते हैं तो डिफरेंट आइडियाज आते हैं, तो डिफरेंट आइडिया आने से ऑटोमेटिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन जरूरी होते हैं। फिर होता है मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो गोल फंक्शनल है कि नहीं, ये सारी चीज देखने के लिए एक हम लोग का होना चाहिए। जैसे एग्जाम में, एग्जाम ठीक से हो रहा है कि नहीं, इन्विजिलेटर होते हैं, इन्विजिलेटर ठीक से काम करे कि नहीं, सीनियर इन्विजिलेटर रहते हैं, सीनियर इन्विजिलेटर के बाद हम लोग का एग्जामिन सुपरिटेंडेंट होते हैं।
तो ये सारी चीज एक के ऊपर एक देख रहे हैं कि हम लोग चेक करते रहते हैं कि सारे गोल मॉनिटर करके देखते हैं कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। दैट मीन्स कि कॉम्प्रिहेंस दैट मीन्स कि इंटरकनेक्टेड। अगर सारे जो कंट्रीज है, अगर एक कंट्री पॉवर्टी से आगे निकल गया तो वो देखना चाहिए कि दूसरे कंट्री में डेवलप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो कितने कर सकता है वो भी इंटरकनेक्ट करके देखते हैं। ये होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल गोल आते हैं। मैं सस्टेनेबल होना है, मुझे सस्टेनेबल होना है, तो मैं गोल रखूंगा तभी तो सस्टेनेबल हो सकता। मैं अगर एम करूंगा कि मेरा इनकम अगर है 5,000, तो ये 5,000 को मैं ऐसे खर्चा करूं ताकि मैं 10% 20% सेविंग भी कर सकूं, लाइफ को अच्छी तरह से जी भी सकूं, डेली जो फूड है उसको भी इजीली मैं खा सकूं, एजुकेशन प्रॉपर ले सकूं, अपना हेल्थ भी ओके कर सकूं। तो ये सारी चीज जो करने के लिए जो गोल होता है, ये होता है हम लोग का नॉर्मली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था, मिलेनियम गोल को लेके ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था। ये भी जो था हम लोग इसीलिए बोला है कि मिलेनियम गोल के साथ जब आगे हम लोग बढ़ते गए तो इसको सस्टेनेबल गोल बोला गया, और इसको बोला जा रहा है कि ब्लूप्रिंट टू द 2030। तो 2030 तक हम लोग जितने भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें पॉवर्टी कम होगा, हेल्दी होंगे, हंगर कम होंगे, सारे एजुकेटेड होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, ये सारी चीज 2030 तक हो सकते हैं। ये सारी चीज कितने हुए हैं हम लोग इवेल्युएट करेंगे 2030 में। तो जिसको बेस करके हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ एम किया गया था। क्या था कि पॉवर्टी को कम करेंगे इन ऑल फॉर एवरीवेयर, सारे जगह वर्ल्ड वाइड सारे जगह हम लोग पॉवर्टी कम करेंगे। फिर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो दैट मीन्स की इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ये सारे चीज अच्छे से हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ है तो एक डेवलपिंग कंट्री को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी इकोनॉमिकली सस्टेन्ड है। जब डेवलपिंग कंट्री जब हो जाएगा हम लोग का डेवलप, देन वी कैन से सस्टेनेबिलिटी गोल्स इज परफेक्टली वर्क। फिर ग्लोबली पीस एंड जस्टिस, हम लोग ग्लोबली पीस और जस्टिस देखेंगे। नॉर्मली हम लोग जो है कि सारी जगह पीस और जस्टिस होना चाहिए। इन 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे क्या बोले कि पीस होना चाहिए। तो वो वही चीज हम लोग धीरे धीरे अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं कि वार में फॉर्मेशन होते हैं, यूक्रेन रूस हो रहे हैं, इसराइल पैलेस्टाइन चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीस यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे पीस लाने के लिए हम लोग सारे बातचीत के जरिए लाना है, वार के थ्रू नहीं लाना चाहिए। फिर एक पार्टनरशिप आगे भी बचा है, जैसे एमडीजी में ये 3-4 ग्रुप होकर हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। कोई फाइनेंशियल दे रहा है, कोई हम लोग का आइडियाज दे रहे हैं, कोई वर्किंग में कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच दे रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग पार्टनरशिप हम लोग कर सकते हैं। तब जाके हम लोग ग्लोबली पार्टनरशिप, अगर इंडिया कुछ आइडिया बना रहा है तो उसको अमेरिका लेके इम्प्लीमेंट कर रहा है, ब्रिटिश लेके इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडिया भी दूसरे जगह से टेक्निक ला के यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जब टेक्निक ट्रांसफर होते हैं, नॉलेज ट्रांसफर होते हैं, तब बोला जाता है कि हम लोग ग्लोबल पार्टनरशिप। तो हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। पहला था नो पॉवर्टी, पॉवर्टी होना नहीं चाहिए, हंगर होना नहीं चाहिए, सबके पास अच्छा हेल्थ होना चाहिए, और वेल्थ भी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी वाइज एजुकेशन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद हम लोग उसको लेके फ्यूचर में कुछ यूज कर सके। जिसके लिए हम लोग अभी जैसे वही रूल को फॉलो करते हुए अब हम लोग का एनईपी हम लोग यूटिलाइज करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि बीएससी के अगर फर्स्ट ईयर में कोई छोड़ देता है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कोई छोड़ देता है, तो वो जो एक साल पढ़ा है उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता था, बट नाउ डेज उसका वैल्यू है। तो उसको लेके वो कहीं पे कुछ काम कर सकता है, छोटा हो मोटा हो जो भी काम कर सकते हो, तो उसका वो हम लोग एजुकेशन इसकी क्वालिटी एजुकेशन देना है। फिर जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल हर जगह उसको इक्वल होना चाहिए, सबको अच्छा पानी और सैनिटेशन मिलना चाहिए। तो सबको ड्रिंकिंग वाटर में अच्छा पानी होना चाहिए, सैनिटेशन क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल है सस्टेनेबल का। फिर एक कम दाम में अच्छा एनर्जी, एनर्जी दैट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, पानी नहीं तो हम लोग सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जिसको हम लोग कम पैसे में
खरीद सकते हैं। फिर एक हम लोग का बिहेवियर या वर्किंग जो एनवायरनमेंट है डिसेंट होना चाहिए, तो जिसके थ्रू हम लोग काम पे ध्यान देगा। अगर काम पे ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपना इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। तो जिसके लिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट एक अच्छा होना चाहिए। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हम लोग इंडस्ट्री कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल बेस्ड होना चाहिए, ना कि एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन करेगा। एक इंडस्ट्री बिठा रहे उसमें 4-5 इंडस्ट्री ग्रो करेंगे जो भी अपने आप में इंटरेक्ट करते रहेंगे। जैसे कोयला से हम लोग देख रहे हैं तो आस प्रोडक्शन होते हैं, तो आस इंडस्ट्री बिठा सकते हैं ताकि आस वहां बाहर इधर उधर फेंकते नहीं है। तो आस बाहर फेंकेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो सकते हैं, तो एयर पोल्यूशन होते हैं। अगर वही आस को लेके एक आस फैक्ट्री को लेके बना के फिर वो हम लोग का ब्रिक बनाएगा, सीमेंट बनेगा, तो वहां पे नॉर्मली एज का यूटिलाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी ग्रो करेंगे। फिर है रिड्यूस इन इक्वालिटी, दैट मीन्स कि गरीब गरीब है और जो है धनी है, तो उनके बीच हम लोग का इक्वालिटी चेंज है। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा डेवलपिंग रहेगा, डेवलप्ड कंट्री ऑलवेज डेवलप्ड है। नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग चांस देना है डेवलप करने में, तब जाके हम लोग इक्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को अच्छा रास्ता होना चाहिए, ट्रैफिक फ्री होना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। ये होता है हम लोग का सस्टेनेबल सिटीज। फॉर द एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग का सस्टेनेबल सिटीज स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, तो स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में अभी बोलोगे सर कम्युनिटीज क्या है, सस्टेनेबल सिटीज क्या है। स्मार्ट सिटीज है हम लोग का हर जगह, हम लोग मोबाइल में हम लोग को पता चल जा रहा है। जाने के लिए हम लोग का क्रूट का जो मो बस है वो भी एक कम्युनिटीज है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को इजी हो जा रहा है, जो वो स्मार्टली हम लोग है। इसके थ्रू हम लोग मेट्रो देख रहे हैं कि ऊपर हम लोग ट्रैफिक जाम है तो नीचे हम लोग जा सकते हैं, मिट्टी में के थ्रू हम लोग मेट्रो ट्रेन से जा सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग नॉर्मली ऊपर देख रहे हैं तो वंदे भारत आ गया, तो ये भी एक हम लोग का सस्टेनेबल कम्युनिटीज है। फिर एक रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, मुझे जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डेली का, मुझे जितना चाहिए कम से कम मैं यूज करूंगा, ज्यादा बेकार का मुझे यूज नहीं करना है। ताकि मैं अगर ज्यादा यूज करूंगा तो दूसरे को कम पड़ जाएगा। तो अगर मैं भी ज्यादा यूज करता हूं तो मुझे भी बिल ज्यादा आएगी। तो बिना फालतू के यूज किए हम लोग क्यों चाहिए, जितना चाहिए उतना एनर्जी मुझे यूज करना है या कंजप्शन करना है। फिर एक क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को में पॉल्यूशन फ्री रखना है। पॉजिटिवली क्लाइमेट को डेवलप करने के लिए जो एक्शन में लेते जाओगे हम लोग उसको बोलते हैं कि क्लाइमेट एक्शन। क्लीन होना चाहिए क्लाइमेट, ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिर लाइफ बिलो वाटर, मछली फिशेस जितने हैं क्रैब है उनको लाइफ को देखते हैं कि उनको पॉल्यूशन होने के कारण तो उनका नंबर भी डिक्रीज करते जाते हैं, वो खाने लायक नहीं रहते हैं, वो ऑटोमेटिक डेड होते जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते तो नेचुरली वाटर पॉल्यूट को रोकने में हेल्प नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि लाइफ बिलो वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल देम फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। फिर ये लाइफ ऑन द लैंड, लैंड के ऊपर जितने टाइगर, अभी टाइगर कम होते जा रहे हैं, अगर टाइगर नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर जो है मरते जाएंगे, फिर कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर खाते जाएगा सारे प्रोड्यूसर को। इसके लिए सेकेंडरी कंज्यूमर और टाइगर होना चाहिए, तो जो कि लैंड के ऊपर है, इसके लिए उनका नंबर हम लोग को कंजर्व करना है। फिर एक जस्टिस पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, सबको पीस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ये जैसे देखना चाहिए कि एक को जस्टिस मिल रहा है, एक को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो जिसके थ्रू वो हम लोग देखते हैं कि सबको पीस जस्टिस मिलना चाहिए। लास्ट है गोल, जो भी जितने भी हम लोग का गोल है 17 गोल से 16 गोल है, सारे गोल को अचीव करने के लिए हम लोग सबको एक के साथ एक चलना पड़ेगा। हम लोग हाथ से हाथ मिला के जब चलेंगे तो ही ये सारे गोल हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब आते की फीचर्स ऑफ दी सस्टेनेबल गोल से। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड और इंडिविजिबल होना चाहिए। इंडिविजुअल भी हम लोग यूज करेंगे, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए। फिर पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, पक्का हम लोग पार्टिसिपेशन लेना चाहिए और सबको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, विजन जो है ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए और यहाँ पे डेवलप हो गया तो ये सेम विजन को हम लोग दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर टारगेट जो है
हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे बताया गया कि 2030 तक हम लोग देख रहे हैं कि कितना डेवलप्ड हम लोग हुए हैं, कितना पॉल्यूशन रिड्यूस किए हैं। तो ये सारी चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कि मेजरेबल टारगेट्स। फिर होता है कि कितना ये सारे मेजर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट को हम लोग कितना पॉल्यूट किए हैं और कितना डेवलप किए हैं। ये सारी चीज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड इशू जो था हम लोग का इंटरनेशनल इशू था, वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर था। ये जितने भी गोल हुए, पॉल्यूशन इम्पैक्ट हुए, वाटर लॉस हुआ, नेचुरल रिसोर्स लॉस हुआ, पॉल्यूशन हुए, फूड सिक्योरिटी हुए, इनके बारे में कुछ कन्वेंशन हुए थे कि जैसे बताया कि पार्टिसिपेटरी कोऑपरेशन होना चाहिए, ग्रुप बनाया गया था। ये सारे चीज को बोला जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन। पहले है तुम लोग का एट समिट 1992, जिसको बोला जाता है कि यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट डेवलपमेंट होता था, जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हम लोग को 1992 में हुआ था। यहाँ पे क्या किया कि 178 कंट्रीज के लीडर्स आए थे। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट एज वेल एज एनजीओ थे, तो दैट मीन्स कि जितने भी एनजीओ थे वो भी यहाँ पे इंक्लूड हुए थे। एंड अदर स्टेक होल्डर मतलब हम लोग नॉर्मल जो सिविलियंस थे, और या टोटली हम लोग का जहाँ से सिटीजन हो सकते हैं या तुम्हें वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, वो सारे मिक्स हुए थे, इस मीटिंग में ज्वाइन किए थे। डिस्कशन हुआ था फॉर द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर। और क्या हुआ था कि ये पाइवोटल मूवमेंट इन द ग्लोबल एनवायरमेंट लीडिंग टू सेवरल की एग्रीमेंट, हम लोग का डिफरेंट एग्रीमेंट हुआ था फॉर द एनवायरमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए। कुछ एग्रीमेंट किया गया था फॉर द एनवायरमेंट पॉलिसी के थ्रू, इसलिए इसको बोला जाता है कि वन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द अदर कन्वेंशन। यहाँ पे जब एथ समिट हो गया, तो वहां पे हमने देखे कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना प्रेजेंट है एक एरिया में, एक टाइम पे कितना बायोडाइवर्सिटी है, कितना लॉसेस हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में क्या हो रहे हैं। प्रोड्यूसर जिंदा है, कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं, प्रोड्यूसर बढ़ते जा रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर बढ़ते जाएगा कंज्यूमर नहीं रहेंगे, कंज्यूमर अगर बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए, इसको रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए, वहां पे वही सेम एट समिट में हम लोग का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किया गया था, जिसमें क्या था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम किया था कि कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हम लोग वहां पे इंटरनेशनली एम किए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, उनका ट्रैफिकिंग रोकेंगे, उनका हंटिंग हम लोग बंद करेंगे। ये सारी चीज हम लोग को सीबीडी में आते हैं। तो ये सीबीडी जो था हम लोग के इंडिया में 2002 में आया था, बट उड़ीसा में 2012 में आ गया। तो इसलिए बोला था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड द रूल 2012। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं जो सीबीडी था, नॉट ओनली कि फॉरेस्ट एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स थे, हम लोग के जितने क्रॉप भी थे उसको भी हम लोग सीबीडी के अंडर में स्टडी कर रहे थे कि राइस, हम लोग जितने भी देसी वेराइटी के राइस थे, नेचुरल वेराइटी के राइस थे, नाउ हम लोग के कम होते जा रहे हैं, जिसके थ्रू दिस सीबीडी नाउ पीपल्स आर आल्सो कंजर्विंग as well as industries as well as the research institutes are also conserving that crop varieties. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ये भी हम लोग का एट समिट के थ्रू ये डेवलप हुआ था। क्यों था कि यहाँ पे जो था कि सबको एक ग्लोबल एफर्ट्स देंगे फॉर द क्लाइमेट चेंज बाय द स्टेबलाइजिंग द ग्रीन हाउस को कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज को बंद करेंगे। इसका जो एम था यूएनएफसीसी का कि एट समिट में हम लोग देखें कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और ग्रीन हाउस कैसे बंद करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। ये सारी चीज यूएनएफसीसी में स्टडी होता है, जिसके थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। कुछ हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, कुछ क्लाइमेट एक्शन को लेके वहां पे एग्रीमेंट हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल कुछ किया था और पेरिस एग्रीमेंट कुछ किया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में फर्स्ट हुआ, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट जो था 2015 में उसको किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था 1997 में जापान में बैठा था, और यहाँ पे क्या था कि
जो 97 में तो बन गया, बट फोर्स में मतलब फंक्शनली करते करते 2005 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाना था, डिफरेंट कंट्रीज को एक साथ लाना था, सबको टारगेटेड करना था, सबको डेवलप कंट्री को मिक्स करना था। तो जिसके थ्रू ये 2005 तक टाइम लग गया। इसके थ्रू ये 97 में सबको अडेप्ट कर ले कि क्योटो प्रोटोकॉल साइन कर लिए, बट फंक्शनल करते करते 2005 हो गया। तो जिसके ये क्या था कि इट इज द मोस्टली था फॉर द क्लाइमेट चेंज था, और इंटेंसिटी, और इसका मेन एम था, क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम था रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस इंटरनेशनली। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज। दैट मीन्स यहाँ पे देखा गया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं, बट बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। कैसे? क्योंकि वो लोग अपना सारे इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्री में बिठाए हैं, तो जिसके थ्रू डेवलप्ड कंट्री गैस बढ़ रहा है, तो और एनवायरमेंट को ग्रीन हाउस दे रहा है। तो मोस्टली हम लोग का सिक्स जो गैसेस था, मोस्ट सिक्स गैसेस क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फॉस्फ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मोस्ट ऑफ दी इसमें नाउडेज हम लोग ऐड करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल्सो। ओके, बट ये सिक्स जो गैसेस थे ये हाईली डेंजरस है और हाईली डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस है। ये छह गैसेस को रिड्यूस करने के लिए एम लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, और यहाँ पे इंकरेज किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे मेनली फोकस किया गया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारे इंडस्ट्रीज बिठा गया था। तो डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे फोकस करने के बाद उनको बताया गया कि ये गैसेस रिड्यूस करने के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ये गैसेस रिड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था हम लोग का क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन। अब बोलते हैं कि रामसर एक हिंदी नाम जैसे सुनाई दे रहा है, बट रामसर एक जगह का नाम है जो कि हम लोग का नॉर्मली ईरान में है। ताशकेंट ईरान जो है से है, लाइक दैट हम लोग का जो है रामसर एक जगह है ईरान में है। वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, और वहां पे हम लोग को देखा गया कि वेटलैंड जितने भी हम लोग का एक्वाटिक लैंड है, पानी जम रहता है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी में। उनका भी एक लाइफ वे हम लोग देखते हैं, तो ऊपर पानी के ऊपर भी कुछ पौधे ग्रो होते हैं, एनिमल रहते हैं, पानी के नीचे भी कुछ रहते हैं। तो दैट्स रामसर साइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दी हम लोग का नॉर्मल हुआ था वाटर बॉडीज में। तो इसलिए ये मेनली दिया गया था। इसको अदरली बोलते हैं हम लोग कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट। दैट मीन्स कि हम लोग का जैसे होता है ना साइबेरियन बर्ड्स आते हैं वाटर बॉडीज में रहने के लिए, उसको बोला जाता है वाटरफॉल। ठीक है, तो पानी में जो रहते हैं एनिमल या बर्ड्स रहते हैं उसको वाटरफॉल बोला जाता है। उनको बेस करके ये कन्वेंशन किया गया था। तो जिसके थ्रू ये देखा गया था जितने भी वाटर बॉडीज है उनका बायोडाइवर्सिटी क्या है, उनका पोल्यूशन कितना है, वाटर पोल्यूशन कितना है, प्यूरिफिकेशन कैसे होते हैं, फ्लड कंट्रोल कैसे होते हैं, फिर क्लाइमेट रेगुलेशन वहाँ एरिया में कैसे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रामसर साइट पे है, तो चिलिका जो है हम लोग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है रामसर। वहां पे पानी कहाँ से आते हैं, पानी कहाँ से आउट होते हैं। एक होता है एंट्री पॉइंट, एक एग्जिट पॉइंट होते हैं समंदर का। तो पानी कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। जब यानी एंट्री करता है वहां पे डॉल्फिन दिखते हैं, जहाँ आउट होते हैं वहां पे फिशेस ज्यादा दिखते हैं। तो ये एक जो एरिया था, तो इसको सारे इम्पैक्ट देखते हैं, और बर्ड्स जो थे विंटर में सारे बर्ड्स आके यहाँ पे चिलिका में बैठते हैं। तो जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट रामसर साइट हो गया। नाउ इट इज द हीराकुद ऑल्सो हम लोग का रामसर साइट है। सातकोशिया एक ऑल्सो रामसर साइट है। भितरकनिका भी एक रामसर साइट है। तो ये अपने एरिया का रामसर साइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग का नॉर्मली रामसर साइट कितने 2023 में हम लोग का इंक्लूड किया गया है। तो सेंट्रली इसका एम क्या था कि टू द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड का जो पानी है उसको कैसे यूज करें, वेटलैंड में जो ग्रासेस होते हैं, पौधे होते हैं, उसको कैसे यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड और इकोनॉमिकली, अगला जो एनिमल रहते हैं उनका भी कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो ये मेनली एम था, विदाउट मेकिंग एनी पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड द वाटर बॉडीज द डिग्रेडेशन में। ये था हम लोग का मेन था हम लोग का एम फॉर द वो रामसर कन्वेंशन।
लास्ट में है IUCN। ये एक इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पहला था, जो था 1965 तक था। IUCN दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, यहाँ तक था। बट आफ्टर 1965 नेचुरल रिसोर्सेस उससे इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस में कोल भी आ सकते हैं, पेट्रोल भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस ये उसको ऐड किया गया। तो ये जो था IUCN जो था हम लोग का वर्ल्ड मोस्ट इंफ्लुएंस था, और 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। नेचर के लेके ये स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर 1965 ये नेचुरल रिसोर्सेज को भी काम किया। इनमें क्या होता है कि ये जो होता है कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ साइंस, इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड द प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस वर्ल्ड। ये क्या होता है कि टेक्निक्स प्रोड्यूस करते हैं और इसको सस्टेनेबिलिटी यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर एक एनवायरमेंट में हम लोग एक टूल्स प्रोड्यूस किए जो कि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, तो उसको टोटल वर्ल्ड वाइड वो प्रोडक्ट को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, ये प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल का कंसेप्ट है उसको बैलेंसिंग करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज द हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज। और क्या करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को सस्टेनेबलिकली हम लोग यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आयरन ओर है, आयरन ओर को हम लोग यूज करते जा रहे हैं, बट फ्यूचर जो है हम लोग का जनरेशन है उनके लिए हम लोग रखे नहीं है, तो उनके लिए हम कम करते जाते हैं। तो जिसके लिए हम लोग नाउ डेज क्या करते हैं, रीयूज साइकिल हम लोग परमिशन करेंगे। हम लोग रिपीट कर रहे हैं, वेस्टेज को अगेन हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, फिर रीयूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट को हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट लैंड में प्लांट लगा रहे हैं और फॉरेस्ट रिक्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के नेचुरल जनरेशन के लिए कोल चाहिए, कोल लाने के लिए प्लांट चाहिए, प्लांट और एनिमल ग्रो होंगे तभी वो डेथ करेंगे, तभी जाके वो कोल फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग का नेचर और नेचुरल रिसोर्स को करने के लिए कंसेप्ट वो रिसाइकल फॉर्मेशन में IUCN हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्वेशन करते हैं। तो ये था आज के क्लास का सारे, जो तुम लोग का फर्स्ट ब्लॉक था कि फंडामेंटल्स में था। तो हम लोग का एनवायरमेंट साइंस क्या है, उसका पढ़ने से क्या फायदा है, इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट में इश्यूज क्या आ रहे हैं, इश्यूज को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज था हम लोग का आज का जो था हम लोग का कॉन्सिक्वेंस और द कॉन्सेप्ट था, हम लोग का एनवायरमेंट साइंस का कॉन्सेप्ट था। इसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, एनीबॉडी डाउट यू कैन नाउ आस्क, ओके। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अभी ये यहाँ पे एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के बारे में लिखो, ठीक है। नहीं तो मिलेनियम गोल क्या है अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मिलेनियम गोल क्या है, मिलेनियम गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें डिफरेंस क्या है, उसका मिलेनियम गोल का फीचर क्या है, ये सारी चीज लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे अनदर आएगा कि एनवायरमेंट साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, प्रूफ इट। आप प्रूफ करोगे कैसे, ठीक है। या तुम लोग का एनवायरमेंट में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, हाउ दे आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अब पूछ सकते हो आप लोग, डाउट क्या है पूछो। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, यस। एनी डाउट, एनीबॉडी हैव डाउट? आई थिंक वेरी लेस पीपल आर ज्वाइंड, आई थिंक। Can we close the class now? If there any doubt is not there, can we complete the class? यस सर। ओके, चलो। इस अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हो या फोन कर सकते हो, ठीक है। सर प्लीज ओके। शेयर द स्लाइड हाँ, ऑन व्हाट्सएप। आई विल। जितने सारे ग्रुप है वही ग्रुप में है तो हाँ हाँ। ओके, आई विल शेयर, डोंट थैंक यू वरी। सर। ओके, ओके, थैंक यू।
हेलो हेलो अजित भाई हाँ तो भाई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो देना जरा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दरकार हाँ व्हाट्सएप ମୁଁ ବି ଜାଣିନି एक्चुअली 2-3ଟା ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି କୋଉ ଗ୍ରୁପଟା एक्चुअली ଚାଲିଛି ଆମର ଜାଣି ପାରୁନି ମୁଁ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ତ ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି କଣ କେମିତି ଦିଆ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଜଏନ କଲି ମୋର ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ସବୁ ଜାଣିବାଟା। ମୋର ବି ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ମୋର ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବା ଏଇଟା ପଚାରି ଭାବୁଥିଲି ହଁ କ୍ଲାସ ପରେ ପଚାରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଯେ ତମ ମେଲ କଣ ମେଲ ଆଇଡି କଣ ତମର ମୋର ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି 0001@gmail.com। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର ଆଇଡି ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲି ଯାଇନଥିଲେ କି ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ନା ହଁ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରଞ୍ଜନ ହଁ ପଠେଇଛି ତମକୁ ବି ତ ଆଉ ଥରେ ରିସେଣ୍ଡ ଟିକେ କରିଦେବେ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଦେଖିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଠେଇଦେବି ନା ହଁ